सर जी, प्रवीण जी आ गए हैं, देख लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रवीण जी, हाँ जी। आप अंकित जी को और मिस्टर क्या नाम था उनका, विकास जी को, दोनों को लाइव करवाइए। बात मेरी अभी बात हुई है जस्ट, तो थोड़ी देर में कर रहे हैं। ठीक है सर। उसका एक्चुअली क्या, जो मेल थी स्पैम में पहुंच गई थी, स्पैम से अभी देखी इन्होंने, तो वो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है यादव जी, आप आइए फिर 2 मिनट में मीटिंग पे, हम करते ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी। कौन? मैं बात करता हूँ। So, not wasting much of the time, let's start the session for the day. I believe आज हमारा agenda list में input tax credit रहेगा. My target would be कि हम 5 धर्म सिंह जी 5:30 तक करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखेंगे या कुछ क्वेरी सेशन रख लेंगे. इज इट ओके सर? हाँ सर, सही रहेगा, 5:30 तक रख के फिर आधे घंटे के लिए क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम इसको ऐसे ही करेंगे कि मैं 5:30 तक आपके साथ मोडालिटीज ऑफ इनपुट और बैंक ऑडिट के अंदर स्पेसिफिकली जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है इन रिगार्डिंग जीएसटी वो सारा रखेंगे. उसके बाद अगर कोई क्वेरी सेशन है या किसी को कोई क्वेरी है तो दैट वी कैन कीप इट ओपन. तो अब लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. तो आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी और पर्टिकुलरली मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आज पहले हमारा एजेंडा लिस्ट में रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे मात्र कितने सेक्शंस बटा हुआ है एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ. मैं बात कर रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट की. सर स्क्रीन विजिबल है? यस, अब होगी सर. इनपुट टैक्स क्रेडिट विजिबल स्क्रीन सर. ठीक है.
और अगर किसी भी आई बिलीव किसी भी पार्टिसिपेंट को या व्यूअर को कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन कीप इट ओपन इन द क्वेश्चन आंसर कॉलम। वहां पर आप क्वेश्चन आंसर वाले कॉलम में उसको पूछ सकते हैं, तो वहीं रखेंगे उसको। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और साथ बाय साइड क्वेश्चन पूछते रहेंगे। और अगर वॉइस ऑडिबल नहीं है तो आप प्लीज कमेंट कर देंगे वॉइस नॉट ऑडिबल, मैं एडजस्ट कर लूंगा माइक को अकॉर्डिंगली। तो मैं चलता हूं और डिस्कस करता हूं। मेरे साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजंस कहां से शुरू होते हैं? सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20, 21। ये सेक्शंस मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को पर्टेन करते हैं जीएसटी में। आज थ्योरेटिकल ना रखते हुए आई विल ट्राई टू कीप इट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी प्रैक्टिकल, और जो हम इश्यूज भी फेस कर रहे हैं उसको भी साइड बाय साइड रखूंगा। तो पहले मैं मोडालिटी में सेक्शन 16 को लेना चाहता हूँ और साथ साथ जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसके साथ। मेरा सेक्शन नंबर 16 जो मैं जीएसटी में बात करता हूँ, दैट इज सिंस इंसेप्शन 1 जुलाई 2017 से ये सेक्शन मेरा जीएसटी के अंदर था। ये सेक्शन में जब भी पूछा जाता है कि क्या होता है तो इसके अंदर मेजर सेक्शन मेरे साथ आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आता है। हाउएवर मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन पे खोल लेता हूँ। सर 16(1) जो था वो मुझे सिर्फ एक दो चीज इंपॉर्टेंट शब्द में हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सर मैं उस एंगल को लेना चाह रहा हूँ जो शायद आज तक हमारा मिस ना हो रहा हो। मैं कह रहा हूँ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज ओनली कंसर्निंग रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज नॉट सेइंग टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कि जब आप लाइबिलिटीज या असेसमेंट्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं एवरी टैक्सेबल पर्सन, जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो आप कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब मैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बोल रहा हूँ तो इट इज इटसेल्फ सेइंग कि आपको इनपुट लेने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लाइबिलिटी होते हैं तो वो टैक्सेबल पर्सन के ऊपर भी लगा देता है। मतलब इवन इफ यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड तो आपकी लाइबिलिटी तो इंकर हो जाती है, बट इफ यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड तो आपको इनपुट शायद इस क्रेडिट के सेक्शन से डिस्प्यूट में डालकर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आगे क्या कहता है, इसको एंटाइटल्ड होगा क्रेडिट। ये दो शब्द मैं आगे आगे हाईलाइट कर रहा हूं। सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी एक मैकेनिज्म या कंडीशन रख सकती है आपके सामने इन रिलेशन टू इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इन एनी मैनर स्पेसिफाइड इन 49, यानी कि जो पूरा मैट्रिक्स 49 में मैचिंग के साथ दिया गया है उसको लेंगे। Be entitled to take the credit of input tax in respect of any charged supply goods or service which are used, again मैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मार्क कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, used और intended to be used, यानी कि या तो यूज हुआ हो या आपकी इंटेंशन टू यूज भी हो तो भी उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कहां पर? इट शुड बी इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि माना जाना चाहिए कि बिजनेस में यूज हुआ या होने के इंटेंशन से था, तो द सेड अमाउंट शैल बी अवेलेबल टू यू एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर मैंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की एक मॉडलिटी डिस्कस करी। आपसे मैंने ये पूछा कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है। मैं 3 टर्म्स आपके सामने लिखना चाहता हूँ, 3 टर्म लिखना चाहता हूँ आपके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। मैं कहता हूँ एक क्रेडिट होता है अलाउड, नेक्स्ट चीज मैं लिखना चाहता हूं अवेल्ड, लास्ट चीज मैं इसके साथ लिखना चाहता हूं यूटिलाइज्ड। अलाउड, अवेल्ड, यूटिलाइज्ड। क्या ये तीनों चीजें अलग होती हैं या नहीं होती? लेट्स ट्राई एंड मेक इट अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिगार्डिंग द सेम लिखिए क्या ये तीनों में फर्क होता है, मुझे प्लीज लिख के बताइए। आई बिलीव चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, तो आप लिख सकते हैं। आप इसमें लिखिए साइड बाय साइड कि इसमें अलाउड, अवेल्ड और यूटिलाइज में क्या फर्क होता है अकॉर्डिंग टू यू। आप साइड बाय साइड लिखते जाइए, तब तक मैं भी इस पर डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, जब मैं अलाउड की बात करता हूं तो मैं कहता हूं अलाउड मींस जो आपको क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो, यानी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में फॉल ना करता हो। ठीक है, ओके। नंद किशोर जी कह रहे हैं अलाउड मींस परमिटेड इन लॉ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है सर।
चलिए मैं मेंबर्स के नाम नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, आप मुझे बताते जाइए सो दैट आपको लगे कि आप भी पार्टिसिपेटिव हैं। अलाउड, अवेल्ड, यूटिलाइज में अपने हिसाब से डिफरेंस लिखिए क्या होता है। 17 सबसेक्शन 5 में जो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट ना किया जा रहा हो वो ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। आप लिख रहे हैं अवेल्ड मींस अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। और कोई ट्राई करना चाहता है सर? साइड बाय साइड लिखते जाइए प्लीज, मैं आगे एक और चीज लिख रहा हूं, तब तक आप साइड बाय साइड प्लीज पार्टिसिपेटिव रहें। लेट्स ट्राई एंड फोकस टू मेक इट मोर ऑफ, आई विल से, इंटरैक्टिव सेशन। आप इसको ऐसा नहीं रखेंगे कि आप वन साइडेड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। चलिए, the next thing is the credit should, what I am saying, the credit should be allowed as per section 16 subsection 2। 16(2) की चारों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं क्या कह सकता हूं? तीसरी चीज मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में आपका एक नया रूल आया था, रूल 36 सब रूल 4, यानी कि 2A में क्रेडिट नहीं दिखेगा तो 10% ही दूंगा, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। ओके, एक पार्टिसिपेंट लिख रहे हैं अवेल्ड मींस mentioned in the return and utilized means set off against the output GST, ओके। चलिए, रूल 36 सब रूल 4 सेटिस्फाई होना चाहिए, ये मैंने तीसरी कंडीशन लिखी। मैं ये मान के चलता हूं क्रेडिट अलाउड कब हो रहा है, जिसके अंदर जब आपका 16 सबसेक्शन 1 प्लस 16 सबसेक्शन 2 सेटिस्फाई हो रहा है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। I am here saying it is not blocked. I am here saying the 4 conditions of ITC has been actually available या satisfied. In the last I am saying the newly introduced rule 36 sub rule 4 has been totally satisfied. चलिए, यहां पर भी हो गया। जब ये कहानी खत्म हुई साइड बाय साइड, तो आपने कहा भाई अलाउड तो समझ आ रहा है, अब मुझे क्या होता है अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, क्या होता है अलाउड के बाद अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, ध्यान से समझेंगे। अवेल्ड क्या होता है, ये इस स्टेज को पार करने के बाद, अलाउड को पार करने के बाद हम अवेल्ड पे जाते हैं। सर अवेल्ड का मतलब होता है एक्चुअली व्हेन वी हैव टेकन द क्रेडिट, टेकन द ITC इन GSTR 3B, जब आप अपनी 3B के अंदर क्रेडिट को ले लेते हैं, इन दैट मैनर वो क्रेडिट अवेल हो जाता है। सर अब क्या बोलता हूं, अवेल के ऊपर 2-3 कंडीशंस होती हैं लॉ के अंदर। क्या कंडीशन होती हैं? आपको ये 16 सब सेक्शन 4 के हिसाब से, सर मैं सेक्शन लिखवा रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल इज, कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू कैन राइट इट डाउन and note it down for your future reference. There is no kind of PPT available for this input tax rate. Whatever I am discussing is impromptu with you. So please kindly keep noting it down wherever you find suitable and you find it important for your reference. तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 मुझे कहता है क्रेडिट आप सितंबर की रिटर्न के बाद सब्सिक्वेंटली नहीं ले सकते। चलिए, अवेल नहीं कर सकते कहता है वो, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने सितंबर की रिटर्न से पहले पहले कोई क्रेडिट अवेल कर लिया, तो अवेल करने के बाद वो यूटिलाइजेशन की स्टेज पे जाता है। व्हेन आई से इट गोस टू यूटिलाइजेशन स्टेज, वन मेंबर हु एक्चुअली रिस्पोंडेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस कि यूटिलाइज्ड का मतलब होता है व्हेन अगेंस्ट इट इज यूज्ड एज ऑफसेट। ये ऑफसेट कर दिया गया हो अगर, यानी कि ऑफसेट कर दिया जाता है जब 3B में, ऑफसेट इन 3B कर दिया जाता है जब, तब मैं इसको बोलूंगा कि ये यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइजेशन के ऊपर GST में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, दैट इज द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, दैट इज द प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सर प्रायोरिटी मैट्रिक्स होता है आप सबसे पहले IGST को यूज करोगे, इसको एग्जॉस्ट करोगे, यानी कि ये पूरा खत्म होगा, देन यू विल मूव टू CGST, रिस्पेक्टिवली इंट्रा हेड्स ये अपने यूज होते हैं, फिर कुछ बचेगा तो इधर जाता है।
ये नया जो सारा पैटर्न डिसाइड किया, ये सब 1 जुलाई से मेरे पास चल रहा था जीएसटी के अंदर। ये सब मेरे पास 1 जुलाई से चल रहा था। पीछे एक पार्टिसिपेंट ने अभी लिखा था द आईटीसी बुक्ड। अब एक टर्म आती है यहाँ पर आईटीसी बुक्ड। अभी तक मैंने कौन सी टर्म पढ़ी? मैंने कहा अलाउड, देन अवेल्ड, देन यूटिलाइज्ड। अब मैं एक टर्म बोलता हूं आपके सामने, आईटीसी बुक्ड। कैन एनीबडी प्लीज पार्टिसिपेटिवली रिस्पॉन्ड इन चैट? मैं नाम नहीं लूंगा फॉर श्योर, टेंशन ना लीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए बस आईटीसी बुक्ड का क्या मतलब होता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अलाउड, अवेल्ड, यूटिलाइज्ड एंड बुक्ड? अलाउड, अवेल्ड, यूटिलाइज्ड तो आप समझ गए। मुझे बताइए क्या बुक्ड के अंदर कोई फर्क होता है? इज देयर समथिंग कॉल्ड आईटीसी बुक्ड? प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए। मैं हार्डली 10 सेकेंड्स आई विल वेट फॉर मोर योर रिस्पॉन्स, फिर मैं आईटीसी बुक्ड को बताना शुरू कर रहा हूँ। आईटीसी बुक्ड क्या होता है मुझे बताइए। अलाउड तो 17(5) के हिसाब से देख लिया मैंने, अवेल्ड देख लिया जब रिटर्न में डाल दिया, यूटिलाइज मैंने देख लिया जब वो यूज हो गया यानी कि ऑफसेट हो गया। सम पर्सन रोट बुक्ड मींस बुक्ड इन फाइनेंशियल्स। चलिए एब्सोल्युटली मैं कहूंगा कि आपने बुक्ड मींस अकाउंटेड इन बुक्स। ठीक है, परफेक्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बुक्ड का मतलब एक्चुअल में आईटीसी बुक्ड होता है तो बुक्स के अंदर हो रहा है? सर ध्यान से समझिए क्या मतलब है इसका। व्हेन यू एक्चुअली बुक द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल देते हैं क्रेडिट को, इट इज ट्रीटेड एज आईटीसी बुक्ड। व्हेन आई से आईटीसी बुक्ड, यू हैव टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट वन एस्पेक्ट आई एम सेइंग। देखिए सर फर्क होता है जब मैं 9C के अंदर बात करता हूं। जब पहली बार जीएसटीआर 9C आई थी वहां पर आपको समझ आया था कि आईटीसी अवेल्ड वर्सेस आईटीसी बुक्ड, इसकी रेफरेंस दी गई थी। व्हेन आई से आईटीसी अवेल्ड वर्सेस बुक्ड, तो मैं यहाँ पर रिटर्न्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था अपने आप को, और यहाँ पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था अपने आप को। यानी कि पर्टिकुलरली आज आपने 4 चीजें देखी, आईटीसी अलाउड, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। नाउ व्हेन आई मूव टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स और इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स। आई बिलीव अगर आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर बॉक्स में रखें तो बेटर है, एंड इन एनी वे रिस्पॉन्सेज हम चैट में रखें तो इट वुड बी बेटर टू सेग्रीगेट एंड लेस चांसेस ऑफ मिसिंग एनी क्वेरी। सर अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइम सेक्शन है जीएसटी के अंदर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 मेरे सामने 4 कंडीशंस रखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। पहली कंडीशन क्या होती है? दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। सेकंड कंडीशन होती है दैट यू शुड हैव रिसीव्ड द सप्लाई, सप्लाई रिसीव हो जानी चाहिए आपको। ठीक है सर प्लीज शो द अबव रिटन पार्ट। ओके यहां तक इज इट ओके? चलिए मैं आपसे बोलता जाता हूं तब तक साथ में। मैं आपसे पूछ रहा हूं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर there are 4 conditions. The conditions are very much clear that it has to be dealt for taking the input tax credit. आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है कहां पर? ये लिखा हुआ है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो when I say section 16 सब section 2, you have to particularly understand there are 4 conditions. First condition is tax invoice मेरे पास होना चाहिए। Second condition क्या होती है? That the supply should have been received. सप्लाई मुझे मिली होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स में सितंबर वाला पोर्शन एक बार मैं बता देता हूँ। 16 सेक्शन 4 अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है सर? ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take the input tax credit in respect of any invoice after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year. तो यानी कि आज क्या हुआ? मैंने ये बोला कि आपको ये समझना है कि आपका सितंबर तक का टाइम दिया जाता है मैक्सिमम क्रेडिट लेने के लिए, यानी कि 16/4 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। कैन आई कम बैक नाउ? सर अब
मुझे आपके साथ 16(2) एक बार डिस्कस करने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रख रहा हूँ। प्लीज नाउ आई वांट यू क्लियर वॉच। यहाँ पर सर सप्लाई रिसीव हो जानी चाहिए, मैंने ये बोला था आपको। मैंने इसके आगे आपको बोला था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। थर्ड चीज मैंने क्या लिखी हुई है यहाँ पर, थर्ड चीज लिखी हुई है आपका टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड, टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। क्या मुझे कोई चैट बॉक्स में प्लीज यहां से एक शब्द में अंतर बता सकता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टैक्स डिपॉजिटेड एंड टैक्स पेड? टैक्स डिपॉजिटेड और टैक्स पेड में कोई फर्क होता है क्या? प्लीज मुझे बताइए। आप चैट बॉक्स में साइड बाय साइड लिख सकते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टैक्स डिपॉजिटेड और टैक्स पेड। तब तक मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चौथी कंडीशन होती है रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड, return should have been filed. One of the member is saying it may be advance. थोड़ा सा सर elaborate करिए इसको प्लीज, ठीक है। साइड बाय साइड आप ये देखते जाइए कि मैंने बोला पहली क्वेश्चन है टैक्स इनवॉइस, दूसरा है सप्लाई रिसीव, तीसरा है टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, चौथा है रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड। सर मैं पहले डिपॉजिटेड और पेड का अंतर समझा देता हूँ, फिर मैं आगे इसमें पढ़ूंगा। सर डिपॉजिटेड एज पर माय इंटरप्रिटेशन सेज व्हेन आई से ओनली depositing of tax means it has been deposited या credited to the electronic cash ledger। कितने लोग कहते हैं कि मेरा पैसा कैश लेजर में मैंने डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो क्या वो पेड मान लूं? मैं सर पेड नहीं मान सकता। पेड इज ट्रीटेड व्हेन इट इज क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट, सो आई कैन से व्हेन पेड मींस डेबिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है, यानी कि जब डेबिट हो गया कैश लेजर में से पैसा और गवर्नमेंट के पास चला गया, वेरी गुड, वन ऑफ द मेंबर आल्सो रोट दिस थिंग, तो वो डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मान के वो पेड माना जाता है। सो व्हेन आई एम सेइंग टैक्स डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, आई एम रेफरिंग हियर टू टैक्स शुड हैव बीन पेड। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए, मींस ये गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाना चाहिए, तो इट हैपेंस ओनली व्हेन इट इज डेबिटेड थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। पेड यस ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, एक मेंबर लिख रहे हैं पेड मींस इट इज आफ्टर सेट ऑफ, यस इट इज आफ्टर सेट ऑफ फ्रॉम द क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। आई वांटेड टू रेफर, अभी मैं कैश को कंसर्न था इसलिए मैंने कैश को डेबिट बोला खाली। यस वो क्रेडिट लेजर भी डेबिट होता है तब भी वो पेड ही होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ध्यान से सेक्शन बताएंगे मुझे। व्हेन आई से टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ये रिसिपिएंट के पास होता है। व्हेन आई से सप्लाई रिसीव होनी चाहिए, रिसिपिएंट के पास होती है। व्हेन आई से टैक्स डिपॉजिट होना चाहिए, टैक्स डिपॉजिट होना चाहिए, ये कंडीशन किस पे लगती है, सप्लायर पे या रिसिपिएंट पे? क्या करना चाहिए मुझे इसके अंदर, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे, कैश लेजर या क्रेडिट लेजर, मुझे ये बताइए। यहाँ पर ये सप्लायर पे लगी या रिसिपिएंट, कैश है या क्रेडिट उससे मतलब नहीं है मुझे, मुझे बताइए सप्लायर या रिसिपिएंट। वन ऑफ द मेंबर इज सेइंग सप्लायर। सर आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज प्लीज। ओके, ऑन रिसिपिएंट लिख रहे हैं, मेरे पास 3 सप्लायर लिखे आ चुके हैं और 1 रिसिपिएंट लिखा आया है। एनीवे एल्स सर कोई? ओके, सप्लायर कह रहे हैं एक और रिसिपिएंट। सो आइडियली अच्छा सर प्लीज डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, डिपेंड्स सर, मुझे उसको इलैबोरेट करिए फिर डिपेंड्स को। सो वन थिंग आई वांट टू मेक दिस वेरी थिंग यहाँ पर क्लियर आप लोगों को कि भाई ये कंडीशन अभी आप ध्यान से देखेंगे, मैं अभी प्रूफ करूंगा कि ये क्या सप्लायर या रिसिपिएंट पे लगती है। सर आइडियली ये सप्लायर रिसिपिएंट दोनों पे लगती है। व्हेन आई से आरसीएम का केस है तो ये रिसिपिएंट पे लग जाती है। व्हेन आई से फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज का केस है तो ये सप्लायर पे लग जाती है। यानी कि टैक्स जिसको डिपॉजिट करना है उसने वो डिपॉजिट किया है या नहीं किया, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड विद द डिपॉजिट ऑफ टैक्स।
गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड कि उन्हें टैक्स का पैसा मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड कि आपके बीच क्या हुआ है उनको नहीं पता, उनको ये चाहिए कि अगर आरसीएम का केस है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा हो जाना चाहिए, अगर फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो सप्लायर ने मेरे को टैक्स डिपॉजिट जमा कर दिया होना चाहिए। सर लास्ट कंडीशन ये कहता है रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड। मुझे बताइए ये सप्लायर के रिटर्न की बात करता है या रिसिपिएंट के रिटर्न की बात करता है? प्लीज मुझे ये बताइए, इज इट टॉकिंग अबाउट सप्लायर और रिसिपिएंट? इज इट टॉकिंग अबाउट सप्लायर और रिसिपिएंट? पीपल आर राइटिंग बोथ। ओके, सप्लायर, मेरे पास दो बोथ आ चुके हैं, वन सप्लायर लिखाया है। प्लीज रिस्पॉन्स करिए, यू विल ऑल्सो लव द सेशन इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ओके, बोथ, मोस्टली पीपल आर राइटिंग बोथ। सर ये सेक्शन मेरे पास 1 जुलाई 2017 से था जीएसटी के अंदर, और आयरनिकल बात यह है कि इसको डीपली जब रीड किया गया तो सर कुछ निकल के आती है इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपके सामने सर सेक्शन एक बार दिखाना चाहता हूँ। सर यहाँ पर देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, प्लीज देखेंगे एक बार। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 मेक्स इट वेरी क्लियर दैट नो रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को ही क्रेडिट मिलेगा। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अनटिल एंड अनलेस, यानी कि 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली मैंने कहा ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, यानी कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं, यहाँ ही लिखा है, ही किसको रेफर करता है यहाँ पर? प्लीज चैट बॉक्स, आई एम अगेन ओपनिंग, मुझे बताइए ही किसको रेफर कर रहा है सर फर्स्ट पॉइंट में? He refers to supplier or recipient? Okay, recipient. He refers to recipient. Okay. Okay, on buyer. Everybody is very much clear यहाँ तक कि recipient या buyer के ऊपर लग रही है कंडीशन। सेकंड में वो कहता है he has received the supplies, अगेन यहाँ पर भी वो he शब्द लिखता है। यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि ही किस चीज को रेफर करता है? यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि ही रेसिपिएंट को रेफर करता है या सप्लायर को? आइडियली ही शुड हैव रिसीव्ड द सप्लाई रेफर्स टू द सप्लायर और रेसिपिएंट, इट रेफर्स टू द रेसिपिएंट। सर इसको अगर हम डीपली रीड करते हैं तो ये रेसिपिएंट को ही रेफर करता है, यानी कि रेसिपिएंट को आपकी सप्लाई रिसीव हो जानी चाहिए। सर थर्ड कंडीशन जब मैं आपके सामने पढ़ता हूं, थर्ड कंडीशन में वो कहीं पर भी नहीं लिखता कि सप्लायर है या रेसिपिएंट, वो ही शी कुछ नहीं लिखता, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं लिख रहा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस टैक्स चार्ज शुड हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। उसने ये नहीं बोला आइदर थ्रू कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे कैश यहाँ हो क्रेडिट हो, मुझे टैक्स का पैसा मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे सिर्फ कंसर्न है कि मेरे पास टैक्स का पैसा आ जाना चाहिए। चलिए ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, सप्लायर है रिसिपिएंट, क्यों? क्योंकि ही कहीं नहीं लिखा यहाँ पर, तो ये सप्लायर रिसिपिएंट दोनों को कवर कर सकता है। सर चौथे पॉइंट में जब लिखा है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न, अब मुझे आप बताइए जो लोग कह रहे थे कि बोथ, या जो कह रहा था सप्लायर, सर इसका क्या रेफरेंस है? ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी कि अब मुझे बताइए कि ये ही सप्लायर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिसिपिएंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहा है? प्लीज बताइए। सर आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स नाउ। अब सर कैसे? अच्छा अभी भी कुछ लोग सप्लायर कह रहे हैं सर। सर आगे बोथ, बोथ है कोई सर जो बोथ को कह रहा हो? सर सर सप्लायर है, रिसिपिएंट है, या बोथ है? प्लीज आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्स। बात समझिए, कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन बदला है। जैसे ही मैंने सेक्शन आपके साथ बेयरली रीड करना शुरू किया, मैंने कहा रजिस्टर्ड पर्सन, जब ही यहाँ लिखा था तो आपने कहा ये रिसिपिएंट है। ध्यान से समझिए, जब यहाँ पे मैंने बोला ही इज रिसिपिएंट, सेकंड क्लॉज में मैंने बोला ही इज रिसिपिएंट, सी क्लॉज में कुछ नहीं लिखा था तो मैंने कहा ये बोथ को कवर करता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि जब सेम ही सेक्शन चल रहा था, सेक्शन में कहीं ब्रेक नहीं हुआ,
एंड लिखा हुआ है तो कैसे हो गया कि डी आपका बोथ बन जाएगा या सप्लायर बन जाएगा? डी में जो ही लिखा हुआ है वो बोथ या सप्लायर कैसे बन जाएगा? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? प्लीज बताइए इन द चैट बॉक्स, हाउ कैन यू आइडियली एड्रेस इट दिस ही एज रिसिपिएंट और सप्लायर? सर, as far as the legal interpretation says, the section, sir, both are required to file GSTR. No doubt आप ठीक कह रहे हैं. However, let me clarify one thing. The section makes it very clear that the D point is only addressing recipient. Sir, D point only addresses recipient. D point only addresses to recipient. ध्यान से समझिए क्या होता है. आपको इसलिए लॉजिकल नहीं लग रहा है ये. क्यों? क्योंकि आप भूल रहे हैं सर 1 जुलाई 2017 का बना हुआ सेक्शन है ये. 1 जुलाई 2017 को लॉ के अंदर थी 3 रिटर्न. रिटर्न है 1, 2 और 3. ये दोनों एनेक्चर फॉर्म में थे, ये रिटर्न थी. सर ध्यान से समझिए क्या होता है. 1 और 2 फाइल करनी होती थी. 1 से आप सेल दिखाते थे, 2 से आपको प्रोविजनल आईटीसी मिल जाता था, 3 से फाइनल आईटीसी मिलता था. इसलिए उसने बोला कि रेसिपिएंट को अपनी 3 भरी होनी चाहिए, इसलिए उसने इस रिटर्न को यहाँ पे रेफर किया था. हाउएवर अगर आप मुझसे बात करते कि सप्लायर की रिटर्न होती तो सप्लायर की रिटर्न यहाँ पर कवर की जाती है सी क्लॉज के अंदर, जो कि कौन सी रिटर्न होती है? आइडियली इट रेफर्स टू 3B ऑफ सप्लायर. अब बड़ा टिपिकल हो जाता है. क्या होता है? बिकॉज सप्लायर one person is writing because supplier and recipient both will have to file return at their end. सर मैं आपसे सिनेरियो जो रखना चाह रहा हूं मुझे वो बताइए. मैं आपसे कहना चाहता हूं 2017-18 के अंदर एक ऐसा आईटीसी था, ध्यान से समझिए, एक ऐसा आईटीसी था जिसका टैक्स सप्लायर ने 3B में पे कर दिया था एंड डिपॉजिट कर दिया था गवर्नमेंट को. हाउएवर रेसिपिएंट को जब वो देखने लगा तो इसने जीएसटीआर 1 में ये नहीं चढ़ाया. तो क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो. क्या रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी? यस और नो. प्लीज ये लिखिए इसके ऊपर. सर 1 में नहीं दिख रहा क्रेडिट तो नहीं मिलेगा. बहुत लोग लिख रहे हैं नहीं मिलेगा. सर पूरा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कहां कहता है कि 1 में क्रेडिट दिखेगा तो ही मिलेगा? सर ये पूरा पोर्शन कहीं पे भी कंसर्न नहीं है 1 से रिलेटेड. ये पूरा पोर्शन कहीं भी कंसर्न नहीं है 1 से रिलेटेड. आई एम सिंपली आस्किंग अ क्वेश्चन कि भाई साहब एक 17-18 के अंदर क्रेडिट था, सप्लायर ने अपने 3B में दिखा दिया, 1 में नहीं दिखाया. रिसिपिएंट को इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए. सर फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी 1 को कवर नहीं करता. 1 कवर नहीं करता जीएसटीआर 1, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जीएसटीआर 1 कवर नहीं करता. सी पॉइंट टैक्स डिपॉजिट की बात करता है. मुझे बताइए टैक्स डिपॉजिट 1 से होता है या 3B से होता है? सर 3B से होता है, तो 3B यहाँ पे कवर कर जाती है. 1 अभी भी कवर नहीं की जाती जीएसटीआर 1. क्या डी पॉइंट में 1 कवर किया जाता है? नहीं की जाती. ये तो सप्लायर की 3B की बात कर रहा है, रिसिपिएंट की, सॉरी, रिसिपिएंट की 3B की बात कर रहे हैं. सो टिल 17-18 आपका कहीं पर भी 2A की रेफरेंस से क्रेडिट आईटीसी डिनाई नहीं हो सकता. तो टैक्स पे, अब आप कहते हैं कि यार ये कैसे पता चलेगा कि 3B से टैक्स पे हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर गवर्नमेंट ने उस टाइम कोई लिंकिंग नहीं करी थी. और हाउएवर मैं आज भी ये मान के चलता हूं सर, जो लोग 36(4) को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, मैंने अभी ऊपर क्या लिखा है सर? मैंने लिखा है 2017-18 का आईटीसी है जो मिला है नहीं मिला. मैं 2019-20 में तो आया ही नहीं सर. अभी मैं तो 2017-18 में कंसर्न हूँ. अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 17-18 का एक आईटीसी है जो 3B में दिख रहा था, 1 में नहीं दिख रहा था. तो क्या आईटीसी रेसिपिएंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ये कैसे पता चल रहा है सर? पर्सनली इट इज अलाउड.
सर आपके 1 में क्रेडिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इररिस्पेक्टिव फॉर 17-18 फाइनेंशियल ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 था जो ये 4 कंडीशंस की बात करता था। ये कहीं पर भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता फॉर एनी आईटीसी till which is to be shown in GSTR 1 and ideally shown in 2A of the recipient। ये कहीं पर भी ये एस्पेक्ट की बात नहीं करता है। एक क्वेश्चन आया है, इफ वी हैव फुली अवेल्ड आईटीसी इन सितंबर रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आईटीसी नॉट फुली यूटिलाइज्ड। यूटिलाइजेशन पे आई बिलीव आपने शायद थोड़ा सा यहाँ तो लेट ज्वाइन किया माइट भी, ये क्वेश्चन ऊपर कवर कर चुके हैं हम कि अगर आपका आईटीसी आपने अवेल कर लिया है तो अवेलिंग के ऊपर कंडीशन है, यूटिलाइजेशन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। इट रिमेन्स इन योर आईटीसी थ्रू आउट। एक बार पूल में डल गया तो क्रेडिट आपके पास हमेशा है, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आया कि 16(2) के अंदर कहीं पर भी 2A की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सर अगर आपसे कभी ऑफिसर कहता है भाई साहब 2A में क्रेडिट दिखेगा तो ही मिलेगा, आई एम कंसर्निंग अबाउट 2017-18 ईयर आई एम सेइंग, तो सर उसको बोलिए कि ठीक है जीएसटीआर 1 में क्रेडिट दिख रहा है, 3B में क्रेडिट नहीं दिख रहा, उसने डाला, तो क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा? यस और नो? तब क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट दे दोगे सर? यहां से तो आपके 2A में क्रेडिट दिख रहा होगा। क्या जो सेकंड केस मैंने आपके सामने अभी लिखा ये वाला, इसमें आप क्रेडिट दिला दोगे क्या रिसिपिएंट को? यस और नो? प्लीज नोट करिए साथ में। सर आई रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन। चलिए कोई बात नहीं। यस बिकॉज नो मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट। मेरे हिसाब से सर यहाँ पर अब आपका क्रेडिट आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हाउएवर सर 3B की कंडीशन 16(2)C के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्रेडिट आपका डिनाई किया जा सकता है। सर आपका क्रेडिट डिपॉजिट नहीं हुआ है, टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ है सर 3B में, यहाँ पर आपका टैक्स आपका क्रेडिट डिनाई हो सकता है। द क्रेडिट विल बी डिनाइड इन दिस केस। अब आप कहते हैं प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि 3B में मेरा टैक्स डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। अगर कहीं ना कहीं ऑफिसर ने सप्लायर के रिटर्न के अंदर 3B के अंदर वेरिफिकेशन कर पाया और ये प्रूव हो गया कि आपका वाला पोर्शन डिपॉजिट नहीं हुआ है, आपका क्रेडिट डिनाई हो जाएगा। अब मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ इस केस को? मैं ये कह सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि आपने किसी से सामान खरीदा, 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, ऊपर 1,80,000 रुपए आपने उसको टैक्स दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, 10 lakhs procurement you have done, you have paid in the tax of amounting to rupees 1,80,000, total 11,80,000 you have paid to him। let us say वो ये 11,80,000 लेके भाग जाता है। he runs away with this 11,80,000, he never deposits such tax। क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? सर 16(2)C के हिसाब से ये क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। इट इज अ जेन्युइन हार्डशिप ऑन दी असेसी कि आपको रिसिपिएंट ने जब जमा कर दिया, उसको दे दिया क्रेडिट, वो लेके भाग गया, तो वो आपको क्यों नहीं मिल रहा? बट एज पर लीगल पोजीशन इफ वी रीड इट बेयरली, योर क्रेडिट विल शॉर्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन इस दिस अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। यहां तक आप लोगों को 16(2) समझ आया है? आगे बढ़ रहे हैं सर। यहाँ पर सुनेंगे आगे। अब मैं आपके सामने रेफर करना जा रहा हूँ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 से पर्पस हल नहीं हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रूल 36 सब रूल 4। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रूल कॉल्ड रूल 36 सब रूल 4। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। यहाँ पर ये रूल किस दिन आया प्लीज मुझे बताइए? ये आया नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 के जरिए। नोटिफिकेशन नंबर आया था 49/2019 के जरिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई? यहाँ पर ये 9 अक्टूबर 2019 को आया। सर इसने क्या बोला? इस ओरिजिनल रूल ने आपके सामने बोला कि भाई क्रेडिट आपका जितना 2A में दिख रहा होगा उसका मैक्सिमम 20% और मिलेगा जो कि नहीं दिख रहा होगा। इसको चेंज करके गवर्नमेंट ने 20% से 10% कर दिया, और ये 10% कब से कर दिया? 1 जनवरी 2020 से। गवर्नमेंट ने कहा 1 जनवरी 2020 से ये 10% हो जाएगा 20 से भी। यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझूं
तो इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं भाई, आपके पास बुक्स में क्रेडिट, बुक्स में आईटीसी आ रहा है, लेट अस सपोज बुक्स में आपके पास आईटीसी आ रहा है 15 लाख रुपए का, और आपके पास 2A में क्रेडिट आ रहा है कितना, 2A में क्रेडिट आ रहा है सिर्फ 10 लाख रुपए। सर अगर आप 36(4) रूल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है एक शब्द कॉल्ड एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल, एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल, यानी कि मैं कह सकता हूं वो एलिजिबल क्रेडिट की बात करता है, तो वो कहता है कि क्रेडिट जितना एलिजिबल होगा उतना ही मिलेगा। परफेक्टली अंकित जी आपने सही लिखा, इट सेज 120% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसमें से आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस 10 लाख में से कितना क्रेडिट एलिजिबल है। व्हेन अगेन आई एम सेइंग एलिजिबल, आई हैव टू रिड्यूस सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के ब्लॉक क्रेडिट्स। अगर कोई ऐसा होता है कि ब्लॉक क्रेडिट इसमें दिख रहा है, वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम इन आवर केस इट अमाउंट्स टू रुपीज 2 लाख रुपीज, 17/5 का क्रेडिट 2 लाख रुपए है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा सर, आप 8 लाख का क्रेडिट ले सकते हो, प्लस अगर मैं ओरिजिनल रूल की बात करूं तो 20% ऑफ 8 लाख की बात करता है, और यानी कि आप 9.60 लाख का क्रेडिट ले सकेंगे। अब मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे, मैंने बोला मान के चलिए 15 लाख रुपए का आईटीसी था, हाउएवर मैंने तो ये माना कि इसमें से 2 लाख रुपए ब्लॉक क्रेडिट था, तो यानी कि टोटल 13 लाख का क्रेडिट अवेलेबल था जो आप ले सकते थे, तो 13 में से 9.6 आप ले लिए, कितना क्रेडिट बच गया आपका, आपका क्रेडिट बच गया बैलेंस, आपका क्रेडिट बच गया 3.4 लाख का। ये 3.4 लाख का क्रेडिट आपको कब मिलेगा, ये 3.4 लाख का क्रेडिट आपको मिलेगा इन दी कोर्स ऑफ इस अपलोडेशन, यानी कि अगर ये क्रेडिट जीएसटीआर 1 में सप्लायर अपलोड कर देगा तो आपके 2A में क्रेडिट विजिबल हो जाएगा और तब ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा, यानी कि 3.4 lakhs will be available to you as soon as this credit is uploaded, यानी कि ये क्रेडिट अगर अपलोड कर दिया जाएगा तो ये क्रेडिट आपको मिलता जाएगा। कमिंग टू दिस वेरी प्रैक्टिकली, गवर्नमेंट ने कोविड की सिचुएशन में इसको 30/2020 की नोटिफिकेशन से फॉर नाउ इस 36(4) रूल को डेफर किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ February टू अगस्त 2020। गवर्नमेंट ने कहा ये रूल जो है अभी फिलहाल के लिए ना देखें, और ना देखने के बाद उसने ये डेफर ऐसे किया कि उन्होंने कहा मैं सितंबर की रिटर्न में, सितंबर 2020 के रिटर्न में ये क्रेडिट सारा 2A के अंदर देखूंगा, यानी कि आई कैन से इट विल हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इन सितंबर 2020 रिटर्न, यानी कि आज तो आपने अगस्त मार्च अप्रैल कोई भी क्रेडिट 100% ले लिया, और अगर ले लिया तो कोई बात नहीं, सितंबर में जाके देखेंगे कि ये क्रेडिट 2A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो 36(4) रूल के हिसाब से वो 20% की कैपिंग या 10%, सॉरी यहां से तो 10% की कैपिंग देखूंगा, मैं 10% मैक्सिमम और क्रेडिट दूंगा, बाकी सारा अगर कोई भी एक्सेस क्रेडिट निकला वो क्रेडिट आपका रिवर्स होगा विद इंटरेस्ट। यहां तक तो आता है 36(4) रूल की बात। कुछ लोग कहते हैं कि रूल 36 सब रूल 4 इज अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स है ये, यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, ये रूल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि 16 सब सेक्शन 2 जो कि ओरिजिनली 4 कंडीशन रखता है आपके सामने, उसमें कहीं पर भी वो 2A की बात नहीं करता, तो हाउ कैन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ रूल विच इज गिविंग यू अ कंडीशन फॉर 2A? तो इसके लिए गवर्नमेंट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, प्लीज अगेन कमिंग बैक टू द स्क्रीन, यहाँ पर देखिए मैंने आपको 16 सब सेक्शन 1 भी पढ़ाया था इसीलिए, और उसमें एक चीज अंडरलाइन की थी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि गवर्नमेंट ने आज एक कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी वाइड रूल 36 सब रूल 4, तो आई कैन नॉट से इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड सिंस गवर्नमेंट इज गेटिंग पावर्स फ्रॉम 36 यहाँ से 36(4) की 16 सब सेक्शन 1 में से, तो आई कैन नॉट से इट इज अल्ट्रा वायर्स, इट इज समवेयर इन द पावर्स ऑफ लॉ, और गवर्नमेंट ने यहां से पावर उठा के आपके लिए 36(4) एक रूल निकाला है। तो यहां पर 36(4) आपको बोला है, ठीक है सर। 43A इज फॉर द न्यू रिटर्न्स,
अंकित जी 43A जो है वो न्यू रिटर्न्स के लिए आएगा और न्यू रिटर्न्स अभी डेफर्ड हैं। हाउएवर आज ये 10% करी गई है कंडीशन, पर 43A जब मैं रीड करता हूँ उसमें 20% ही है ये कंडीशन। तो लेट अस सी जब न्यू रिटर्न्स आएंगी तो उसके साथ उसको कैसे टाई अप करके 20 या 10 पे रखा जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ दैट न्यू रिटर्न्स आर ड्यू टू कम फ्रॉम 1 सितंबर। लेट अस सी इन द इवेंट हम कहां पर हैं, कैसी सिचुएशन में है, क्या ये लागू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट थिंग ऑल्सो। यहाँ पर आपका 16 सबसेक्शन 1, 16 सबसेक्शन 2 और 36(4) नामक रूल जो है वो डिस्कस हो जाता है। हाउएवर 36(4) के लिए मैं एक दो चीजें और बोलना चाहूंगा। कोई बात नहीं अंकित जी, आप पूछते रहिए जब कोई क्वेश्चन आएगा। मैं आपको 36(4) के लिए एक दो चीजें और डेफर कर देता हूँ, यहाँ पर प्लीज लिख लेंगे वो अगर आपको लिखनी है। कि 36(4) आपसे बोलता है एक दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्या, सबसे पहले तो वो 2A कहता है कौन सा वाला देखना है, तो वो कहता है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, सॉरी ड्यू डेट ऑफ GSTR1। GSTR1 जिस दिन ड्यू होती है उस दिन वाला 2A देखना होता है। इससे साफ प्रूव होता है आप क्वार्टरली वाले का क्रेडिट नहीं ले सकते, यानी कि क्वार्टरली वाला GSTR1 अगर दिखेगा क्वार्टर एंड के बाद तो आपको उसका क्रेडिट तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये साफ साफ एक चीज और बोलता है, ध्यान से समझिए, ये कहता है क्रेडिट कब मिलेगा, तो क्रेडिट तब मिलेगा जब वो विजिबल हो जाएगा 2A के अंदर, यानी कि आपका क्रेडिट तब तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। If you want to note anything down, you can tell me because I have delete the screen. Otherwise, let me help you to proceed further, please. यहाँ तक आप लोगों को अगर कुछ नोट करना है, कोई डाउट है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिए, राउंड में लिखिए, उसमें आई बिलीव क्वेश्चन आंसर टैब में लिखिए, या आपको कुछ और कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। टिल देन लेट मी अलाउ, यहाँ पर आप प्लीज इसको डिलीट करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, मैंने आपके साथ बोला कि 36(4) एक रूल था, वो भी निकाल दिया गवर्नमेंट ने। अब मेरे पास क्या हो गई आज लीगल पोजीशन, मेरे पास लीगल पोजीशन ये है कि भाई सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 4 कंडीशन बोलता है, ये 1 जुलाई 2017 से था। गवर्नमेंट ने क्या किया, पर्पस सर्व नहीं हो पा रहा था तो 36(4) एक रूल निकाला। ये रूल कब से इफेक्टिव किया, 9 अक्टूबर 2019 से। यानी कि मैं कहूं तो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच आपका जो भी क्रेडिट था, सर व्हाट इफ द GSTR1 इज फाइल्ड लेट बाय द सप्लायर, यहाँ पर लिखा है ड्यू डेट, मैंने फिर बोला था वहां पर ड्यू डेट ऑफ GSTR1, तो आपकी फाइलिंग से इररिस्पेक्टिव है वो, इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर फाइलिंग स्टेटस। चलिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 जुलाई 2017 से लेकर अगर मैं 9 अक्टूबर 2019 तक की बात करूं तो यहां तक मेरे लिए कोई भी 2A की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। क्यों, क्योंकि रूल 36(4) आया ही 9 अक्टूबर से है। जब मैं बात करता हूं कि इसका मतलब तो GSTR1 में अपलोडिंग हुई या नहीं हुई, उससे इररिस्पेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जब बात करता हूं यहां पर पहुंचने के बाद, तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला, ध्यान से समझिए। अब मैं आगे एक नया रूल लिखने जा रहा हूं, दैट इज रूल 86A। सर ये रूल 86A गवर्नमेंट ने निकाला, और ये रूल निकाला 1 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2020 से। व्हेन आई से 86A निकाला, तो 86A के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट ने कहा 86A के लिए मैं आपको 5 कंडीशन बोलता हूं, मैं आपको 5 कंडीशन बोलता हूं, इस 5 कंडीशन में और लगा देता हूं, यानी कि 5 में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आपका 86A ट्रिगर हो जाएगा। नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC, आपका क्रेडिट 1 साल के लिए ब्लॉक कर सकता है, 1 ईयर के लिए ITC ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर 1 साल के लिए आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है रूल 86A के अंदर। आप कहते हो ऐसे कौन से 5 सर्कमस्टेंस हैं भाई जिसमें से एक भी अगर हिट हो गया तो 5 साल के लिए मेरा 1 साल के लिए मेरा क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। Let me tell you, first point is when the supplier is found non-existent, when the supplier is bogus, यानी कि अगर सप्लायर नहीं मिला गवर्नमेंट को तो वो रिसिपिएंट का क्रेडिट 1 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। सर 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद आपका क्रेडिट खोल दिया जाएगा। हाउएवर मान के चलिए 1 साल में वो आपके क्रेडिट में से कोई ना कोई सेक्शन ट्रिगर करके आपकी क्रेडिट की रिकवरी कर चुका होगा। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है बोगस परचेज, यानी कि आपने सामान नहीं लिया लेकिन खाली इनवॉइस लिया, इन दैट केस इट इज बोगस परचेज। यहाँ पर थर्ड केस, अब ध्यान से समझिए, बहुत क्रिटिकल आता है।
थर्ड केस कहता है टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, यानी कि आपका टैक्स जो है वो डिपॉजिट नहीं किया गया है अगर, तो भी आपका रिसिपिएंट का क्रेडिट 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसको मैं लिंक करूंगा अभी दूसरे सेक्शन से। चौथा केस कहता है अगर रिसिपिएंट बोगस निकला, यानी कि आप नहीं मिले, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन जिस जगह की ले रखी है आप वहां पर हो नहीं, और जहां पर आप हो वो प्लेस रजिस्टर्ड नहीं है, इन सच अ केस आपका रेसिपिएंट का क्रेडिट लेजर 1 साल के लिए ब्लॉक किया जाएगा। लास्ट सर्कमस्टेंस कहता है कि मटेरियल का टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये कहता है कि आपके पास मटेरियल का टैक्स इनवॉइस मिसिंग है, सामान तो पड़ा है लेकिन इनवॉइस नहीं है। इन सच अ केस द क्रेडिट शैल बी ब्लॉक्ड फॉर 1 ईयर। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ सेक्शन पहले वाले की, तो सप्लायर बोगस है, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा वही एक्चुअल ठीक नहीं था, तो टैक्स इनवॉइस गलत बना हुआ है, यानी कि क्रेडिट लेजर 1 साल के लिए ब्लॉक करके। सर इसमें सारा क्रेडिट लेजर ब्लॉक नहीं होता, जितना मटेरियल ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिवली हमारी डिस्प्यूट में होती है वही क्रेडिट ब्लॉक होता है। ऐसा नहीं कि 100% क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दूंगा मैं आपका, मैं क्रेडिट लेजर सिर्फ उतना ब्लॉक करूंगा जितना मैटर डिस्प्यूट में है। सर इसमें व्हाट इफ आई लॉस्ट 2 टैक्स इनवॉइसेस ऑफ ₹1 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़। सर व्हाट इज लॉस्ट का क्या मतलब होता है, मतलब आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है, तो क्या सर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी सप्लायर से मंगा सकते हैं? आपके पास नहीं तो सर उसके पास भी नहीं होगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। सर आप एक बार ये चेक करिए। दूसरी चीज आप ये चेक करिए विनीत जी, आपको ये भी देखना होगा साथ साथ कि भाई ये जो टैक्स इनवॉइस आपको मिल नहीं रहा, क्या ये आपके कहीं सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से उसको ट्रेस आउट करके तो देना पड़ेगा सर। इट कैन नॉट आई से। सर यहाँ पर कौन से केसेस को मोस्टली कवर किया जाता है, जब आपके पास इंस्पेक्शन होती है, वो आता है और वो देखता है अनअकाउंटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, दैट इज उसका कोई इनवॉइस नहीं, कोई अता पता नहीं है, उस केसेस में उसकी वैल्यूएशन करके उसका टैक्स निकालना चाहता होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान से समझिए, मैंने बोला बोगस परचेज, बोगस परचेज यहां से हो गई। क्या आपको मैंने बोला भाई आपने, सर ध्यान से समझिए, आपने परचेज करा माल सामान लेकिन एक्चुअली कभी डिलीवर नहीं हुआ। इस केस में क्या बोल सकता हूं मैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का बी पॉइंट, सप्लाई नेवर रिसीव्ड, आपका सप्लाई नेवर रिसीव्ड, इसका क्रेडिट आपका डिनाई करके वो वहां से रिवर्स करके पे करा देगा। सर टैक्स नेवर डिपॉजिटेड, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज सी, टैक्स नेवर डिपॉजिटेड, यानी कि इसका क्रेडिट भी आपका 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से रिसीव वो सॉरी रिवर्स हो जाएगा। रिसिपिएंट बोगस हुआ, यानी कि आपने जो क्रेडिट लिया वो आपने लिया ही गलत तरीके से, आपको मिलेगा कैसे उसके अंदर, आपको क्रेडिट मिल ही नहीं पाएगा सर। आपने जहां लेना था वो प्रेमाइस पे क्रेडिट, कभी सामान रिसीव नहीं हुआ, या वो सामान जहां रिसीव हुआ दैट इज नेवर डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट योर प्लेस बिकॉज दैट इज नेवर एडेड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर यू, यानी कि यहाँ से भी क्रेडिट आपका 16 सेक्शन 2 लगा के मैं रिवर्स कर सकता हूँ। व्हेन आई से यू डू नॉट होल्ड अ टैक्स इनवॉइस, तो मैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 लगा के रिवर्स कर सकता हूँ। आप कहते हो यार इसका तो मैंने इनपुट लिया ही नहीं होगा, माइट भी, क्यों, क्योंकि इनवॉइस ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर, वो दिख रहा हो कि आप इनवॉइस लेने वाले थे या ऐसा कुछ होने वाला था, तो इस केस में मेरे को क्रेडिट आपका 1 साल के लिए ब्लॉक करके उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं मुझे 1 साल के लिए क्रेडिट ब्लॉक करके आपका इसके अंदर रिकवरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये और स्क्वीजिंग और स्ट्रिक्ट मैनर में चल रहा है और आपका क्रेडिट 1 साल के लिए रहे हैं सारे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट अंडर स्क्रूटनी रहता है हमेशा, और क्रेडिट कहीं पर भी कोई सर्कमस्टेंस होगा सर, ये नॉट रिकॉर्ड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग होता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन करेगा और वो आके क्रेडिट ब्लॉक कर देगा। He has to give you the sufficient grounds of this credit blocking sir। आगे समझिए, यहां तक भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां से एक नया एसओपी लॉन्च किया, एसओपी इन रिलेशन टू 3B। सर आपने सोचा कि क्रेडिट अभी नहीं ले रहे, क्या होगा देखा जाएगा, कैसे लेना है, तो गवर्नमेंट ने एक नया एसओपी लॉन्च कर दिया सर। एसओपी में क्या बोला, उन्होंने कहा आपकी 3B जब आने वाली होगी, 3B के आने से पहले 3 दिन पहले आपको एक एसएमएस आएगा कि अपनी 3B की रिटर्न भर दो। आप भरोगे या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। 5 दिन तक, 5 डेज तक वो लोग चुप रहेंगे। 5 डेज के बाद वो आपको एक 3A के अंदर समरी नोटिस देंगे कि भाई अपनी रिटर्न भर दो। नहीं भरी तो वो 3A के बाद 15 दिन तक और चुप रहेंगे। 15 दिन को चुप रहने के बाद
आपको एक ASMT 13 के अंदर एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे सर। वो ये असेसमेंट ऑर्डर क्या होगा? ये असेसमेंट ऑर्डर होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर होगा। इसके बाद समझिए, अगर आप इस असेसमेंट ऑर्डर के भी 30 दिन में अपनी 3B भर देते हो तो आपकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी, सिर्फ इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा आपका, तो और कुछ नहीं लगेगा। हाउएवर अगर आपने नहीं करी तो वी विल मूव टू प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ योर बैंक अकाउंट। हम आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे। क्या रिपीट करना है अपूर्वा जी, मुझे बताइए एक बार। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। लास्ट टॉपिक इन रिलेशन टू SOP, इफ यू आर आस्किंग तो आई कैन रिपीट द SOP। SOP कहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। तो SOP क्या कहता है? SOP कहता है कि रिटर्न के 3 दिन पहले आपको SMS आएगा कि रिटर्न भर दो, आपको एक कम्युनिकेशन आएगा ना, आप भरेंगे। ये 5 दिन बाद आइडेंटिफाई होगा, रिटर्न के ड्यू डेट के बाद। अगर आपने नहीं भरी, लेट अस सपोज 20 तारीख ड्यू डेट होती है, तो 25 तारीख तक नहीं भरी, 26 तारीख को आपको एक 3A में समरी नोटिस निकलेगा कि आप अपनी रिटर्न भर दो। अगर आप नहीं भरते 15 दिन तक, तब भी तो ASMT 13 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी आपकी, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आपको उसके अंदर रिटर्न जमा करनी होगी। अगर 30 दिन में जमा कर दी आपने तो ठीक, नहीं करी तो आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और उसमें से रिकवरी प्रोसीडिंग उसके बाद वो इनिशिएट करेगा एज पर दी लॉ। ठीक है, तो यानी कि एक SOP भी लॉन्च कर दिया। आप कहते हो SOP लॉन्च कर दिया, अब क्या होगा? SOP लॉन्च करने से कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा ठीक है, इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 122 के अंदर चेंज कर दिया। सेक्शन 122 में क्या चेंज कर दिया? सेक्शन 122 के अंदर एक पेनल्टी ऐड कर दी सर। उन्होंने कहा पेनल्टी ऐड कर देता हूं भाई साहब। क्या पेनल्टी? कि अगर आप अपना बोगस परचेज करते हैं तो रिसिपिएंट के ऊपर भी 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगा देता हूं। यानी कि रिसिपिएंट बोगस परचेज में 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी होगा और उसके ऊपर सिमिलरली पेनल्टी लग जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आपके लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न हो गया। गवर्नमेंट ने कहा लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे अगर, तो हम इसके बाद न्यू रिटर्न्स और E-इनवॉइसिंग ले आएंगे। तो अभी तक मेरा इनपुट इन मैकेनिज्म्स के अंदर घूम रहा है, इनपुट इस मैकेनिज्म के अंदर घूमते घूमते कहीं ना कहीं जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ये लॉजिक समझिए कि कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सबसे बड़ा आइडियली फॉर्म ये डिफिकल्टी का बन रहा है। विकास जी एक बार म्यूट कर लेंगे सर, माइट बी डिस्टर्बेंस हो रही है सर। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बन रहा है कि इनपुट्स के अंदर हमारे पास रिगार्ड करें कि आप इसमें अप्रिशिएट करें कि कहीं ना कहीं स्क्वीजिंग पॉइंट बना रही है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है क्रेडिट को, कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट को घुमाने की कोशिश जो हो रही थी पहले, जो आप मैनिपुलेट कर पा रहे थे वो नहीं कर पाएंगे अब एज एन एसएससी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई भी टैक्स पेयर अगर मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आईटीसी के अंदर एक नया नया नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक चीज होती है कि या तो आप आईटीसी ले सकते हो या आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। सो कमिंग टू द पॉइंट कि आपने आईटीसी या डेप्रिसिएशन लिया हो, ये मेरे लिए बैंक ऑडिट के लिए भी कंपलसरी होता है। जब आप बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो ये चीज आपको चेक करनी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सेक्शन अभी मैं रेफर करूंगा इन दी लेटर कोर्स, जहां पर आपको समझ आएगा कि यार ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने देखा नहीं, शायद ये माइट भी मिस ना हो गया हो, तो ये चीज मुझे देखनी होगी सर। माइट भी, अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपके साथ कर रहा हूँ सेक्शन 17। सर सेक्शन 17 में मैं प्राइमरली अर्जेंट और इंपॉर्टेंट चीज लेना चाहूंगा आपके साथ, वो है सेक्शन 17(5). सर 17(5) के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया था, वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें आप इस साल चेक भी करनी होगी, इवन आगे जब आप जीएसटी ऑडिट भी करेंगे तो आपको ये चीज देखनी होगी। आई बिलीव स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 मैं आपके साथ नया वाला डील करूंगा सर, मैं पुराना वाला नहीं दिखा रहा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 मुझे ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट की बात करता था। सर ध्यान से देखिए, 17(5) मेरे को कहता था क्या क्रेडिट मेरा ब्लॉक है, क्या क्रेडिट मेरा ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया था सर, ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा था मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपने भी कहा ओके मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है एक चीज, ध्यान से सुनिए, you shall not be eligible, यानी कि input tax credit shall not be available in respect of the following. When I say in respect of the following, यानी कि इनसे related in respect of the following credit आपको नहीं मिलता। सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर एक क्वेरी आई है अभी, what about where the quarterly filing done where the date of filing is after the quarter, then will it reflect in 2A after the quarter? Can the ITC be taken after assured that he will load?
गर्ग साहब नहीं लिया जा सकता क्रेडिट एज पर दी 36(4) rule. It has to be visible in the 2A, then it is available. Yes, it is a working capital blockage, so hence you have to deal it accordingly. But let me be frank with you, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस पे dispute create होगा, और 36(4) पे practically बड़े सारे disputes available हैं. When I might get a certain chance to interact with you, तो मैं आपको सर कभी ये भी बताऊंगा कि 36(4) के अंदर लूपहोल्स भी होते हैं, और 36(4) प्रैक्टिकली अप्लाई भी डिफिकल्टी से ही हो पाता है. लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने. ऐसा होता है 36(4) के अंदर कि आप क्रेडिट, सपोजिंगली आपको जुलाई का क्रेडिट लेना था कोई, और वो आपसे क्रेडिट रह गया, तो वो 2A में तो विजिबल होगा. सर जब नेक्स्ट मंथ में पहुंचूंगा और नेक्स्ट मंथ में मैं उस क्रेडिट को अवेल करने लगूंगा, तो वो 2A में अवेलेबल नहीं होगा. तो विल इट नॉट लीड टू मिसमैच? सर इट विल हैव अ मिसमैच ऑफ मोर देन 20% और 10%. सर तो इस केस में हमेशा हमेशा 36(4) का तो नोटिस आएगा ही आपको सर कि वो मैच नहीं कर रहा. तो सर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है 36(4) को अप्लाई करना. तो उसकी रिकंसिलिएशन ईयर ऑन डेट बेसिस पे आपको YTD आपको सब कुछ मेंटेन करना है, वो थोड़ा सा टफ है. However, let us wait for certain time. Might be 36(4) के ऊपर बहुत सारे disputes आएंगे सर, उसको step down ना करना पड़े. But yes, practically there are certain difficulties of 36(4). I hope I was able to address your question regarding the same. चलिए आगे बढ़ रहा हूँ सर. यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपका 17(5) के अंदर क्रेडिट ब्लॉक्ड है. सर 17(5) में ब्लॉकिंग की बात की गई है. अगेन आप सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? ऊपर लिखा हुआ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, यानी कि चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, क्योंकि 16(1) में फर्दरेंस नॉन फर्दरेंस की बात की है. इंटेंडेड और यूज्ड इन द बिजनेस क्यों ना हो, यानी कि इंटेंशन हो ना हो, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट का 17(5) हमेशा एक्टिव रहता है. 17(5) क्या कहता है? आपका क्रेडिट ये वाला ब्लॉक कर दिया होता है जीएसटी लॉ ने. सर मैं क्लियरली बोल देता हूँ यहाँ पर क्या चेंज हुआ. आप सबको पता है मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता. यहाँ पर एक चीज लिखी है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर. सर इसका क्या मतलब है मुझे बताइए. मैं आपके सामने केस लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, प्लीज देखेंगे. मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपनी ने, ध्यान से समझिए, एक बस खरीदी. उस बस को मैं मिनी बस बोल रहा हूं, ठीक है. और ये मिनी बस खरीद के कंपनी ने इसको यूज कैसे किया? इट इज यूज्ड फॉर टू एंड फ्रो ऑफ एम्प्लॉइज. इट इज यूज्ड फॉर टू एंड फ्रो ऑफ द एम्प्लॉइज. ये टू एंड फ्रो ऑफ द एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड वाइस वर्सा, यानी कि वापस भी इसी में जाएंगे. ठीक है. अब आप मुझे बताइए, इसकी सिटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं इसकी सिटिंग कैपेसिटी 25 है. ठीक है. मुझे बताइए क्या इसका क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? विल यू बी एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट और नॉट? बस प्लीज गाइड मी कि इसका क्रेडिट यू विल बी एलिजिबल और नॉट. चैट बॉक्स में लिखिए सर, इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. नो, यस, कुछ लोग अलाउड कह रहे हैं. अभी तक मेरे पास 3 यस आए हैं, 1 नो आया है. ओके, यस. ध्यान से समझिए, मैं सेक्शन फिर से खोल रहा हूं. ये कहता है आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा टू अ मोटर व्हीकल हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, यानी कि वंस आई सेड क्रॉस 13 इसका क्रेडिट मिल जाएगा. क्या सर ये पर्सनल एम्प्लॉइज के लिए यूज हो रही है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा? क्यों ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही सर. अब मुझे बताइए क्या आपका आंसर चेंज हो रहा है या अभी भी क्रेडिट मिल जाएगा? पीपल आर स्टिल सेइंग यस, क्रेडिट मिल जाएगा. परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्रेडिट मिल जाएगा. आई बिलीव सबको ये क्लियर है पॉइंट कि मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लिखा है. यहाँ पर मैं फिर से शब्द बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पर्सन शब्द को मेंशन करना चाह रहा हूँ. क्योंकि नीचे शब्द मेंशन किया गया है पैसेंजर. व्हेन आई से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लिखा है. आइडियली लॉ में क्या लिखा है कि अगर 13 से ऊपर की व्हीकल हुआ, चाहे वो पैसेंजर के लिए यूज हो ना हो, मतलब ये कमर्शियल पर्पस है नहीं है इस केस में,
आपको 13 से ऊपर का क्रेडिट हमेशा मिल ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 13 से ऊपर सारा व्हीकल कमर्शियल ही होते हैं, इसलिए वो क्रेडिट क्यों, क्योंकि सर जब मैं खाली ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की बात करता था ना, तो वो एम्प्लॉइज को इधर टू एंड फ्रो या बस लेने के लिए क्रेडिट शायद एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो सकता था कि एम्प्लॉय पैसेंजर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन having approved sitting capacity of not more than 13% shall be allowed the credit। यहाँ पर उन्होंने 3 exceptions और रखी साथ में, आइडियली 3 नहीं है वो 4 है। उन्होंने कहा अगर आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल करते हो, यानी कि आप गाड़ियों का ही धंधा करते हो, तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। गाड़ियां बेचते हो, खरीदते हो, तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। उसने कहा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। लास्टली उसने लिखा अगर आप ड्राइविंग स्कूल चलाते हो तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा गाड़ी का। और उसने बोला अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए करते हो तो भी क्रेडिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने कहा कि भाई अगर आपने गुड्स के लिए लिया तो भी क्रेडिट मिलेगा। अब मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं, मुझे एक आंसर दे देंगे। सर एक पर्सन ने अपनी कंपनी में होंडा सिटी कार खरीदी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, होंडा सिटी कार खरीदी और उसने कहा मैं ज्वेलर हूं भाई, मैं ज्वेलर हूं, मैं डायमंड्स इधर से उधर होंडा सिटी में ही लेके जाता हूं अपनी। अब आप मुझे बताइए क्या इस होंडा सिटी का क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? प्लीज सर चैट बॉक्स में लिखिए क्या इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आई एम गेटिंग 1 yes 1 no। I'm again repeating the question. A person buys a Honda City car, he's a jeweler business. Can I say taking of diamonds in the Honda City car from one place to another can be dealt as a transportation of goods and it must be allowed as a credit? ठीक है, might be हमारे पास मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। प्लीज लेट मी टेल यू फॉर दिस थिंग। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो फिर हमेशा ही यूज किया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या होंडा सिटी गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के मेंट पर्पस के लिए बनाया गया है? नहीं सर। अगर आपको इतना ही था कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होगा तो सर उसको कमर्शियल व्हीकल की तरह रजिस्टर कराते और उस पर पीली पट्टी लगवाते सर, उस पर येलो कलर की नंबर प्लेट लगवाते। आपने क्यों पर्सनल कंजम्पशन के नेम पे गाड़ी खरीद के आप उसमें काम कमर्शियल कर रहे हो? सर ये तो इलीगल है। अगर आज मैं कहूँ 5 सीटर कैपेसिटी की कार में 10 लोग बैठ के चले जाएं किसी तरह भी, तो क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होगा? सर ये वायलेशन ऑफ लॉ है। तो अल्टीमेटली सर इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको क्रेडिट लेना ही है सर, तो क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा आपको बाइंग इट एज अ कमर्शियल व्हीकल। यानी कि सर फिर आप इसको पीली पट्टी की तरह लेते ना सर, तो आपको क्रेडिट मिल जाता। तो आइडियली यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग कि क्रेडिट कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉक। गवर्नमेंट ने एक चीज बड़ी क्लियर करी सर इस नए सेक्शन के अंदर। गवर्नमेंट ने जब सब्स्टिट्यूट किया ये सेक्शन, तो पिछले जमाने में क्या होता था, जब मैं नया नया जीएसटी आया था मैं उसकी बात करूं, तो उसमें एक्ट वाज वेरी साइलेंट कि गाड़ी की इंश्योरेंस पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं, गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं, गाड़ी के टायर मैंने बदले हैं तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं। सर मुझे बताइए यहां पर इन्होंने एक्सप्रेसिवली लिख दिया सर्विसेज of general insurance, servicing, repair maintenance in so far as they relate to motor vehicles referred to above, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको साथ साथ क्या बोला अगर आपको ये क्रेडिट तब मिलता अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल में होते या आप जनरल इंश्योरेंस का ही धंधा करते होते। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास ये बिजनेस ही नहीं है, हमने अपनी गाड़ी के लिए रिपेयर मेंटेनेंस कराया, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मैं आपसे जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछना चाहता हूं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आता है, 1 फरवरी 2019 को एक्ट में अमेंडमेंट होती है, नया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आता है। वो कहता है कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए कि फॉर दिस ड्यूरेशन आपका रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट आपको अलाउड होगा, यस और नो?
क्या आपको क्रेडिट मिलेगा गाड़ी के टायर बदलने का अगर आपने 1 जुलाई से लेकर अभी तक कोई टायर बदला है? क्रेडिट मिलेगा, यस और नो? प्लीज मुझे बताइए सर। आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिप्लाई सर। यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, सो आई एम गेटिंग आंसर्स ओनली फॉर रिपेयर। मिलेगा, यस मिलेगा, यस मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा, यस मिलेगा। ओके, चलिए ध्यान से सुनेंगे। सर क्या होता है जब एक्ट में अमेंडमेंट होती है, कैन आई से इट इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा सर? ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होती, क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होती, सर मैं मान सकता था अगर कोई चीज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होती तो माइट भी वो रेट्रोस्पेक्टिव है सर, कह सकता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर सर, जब मैं इस केस को हायर लेवल पे लेके जाऊंगा इन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो मुझे ये पता चलेगा सर कि ये चीज अगर क्लैरिफिकेटरी भी है, इज इट बेनिफिशियल टू द असेसी और टेकिंग अवे सम राइट्स ऑफ द असेसी? अगर ये नॉन बेनिफिशियल है तो सर इसको प्रोस्पेक्टिव ही मानना पड़ेगा, इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जा सकता। यानी कि ये बेनिफिशियल नहीं है सर, ये आपका क्रेडिट ले रही है, तो इसको आपको प्रोस्पेक्टिव मानना होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो गवर्नमेंट सर यहाँ से यहाँ तक आपका क्रेडिट अल्टीमेटली आप डिस्प्यूट में ले जाके क्रेडिट ले सकते हैं अगर आपने किया होगा। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेटरी तो था, however it was again taking away, snatching away the benefit you have been vested or you had not been answered since day one। तो ये क्रेडिट आपका कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये आपका डिनाई नहीं हो पाएगा यहाँ तक। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस सर। यहाँ से समझिए अब मैं कहाँ बढ़ना चाह रहा हूँ। अब मैं बढ़ना चाह रहा हूँ सर आगे की एक चीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट सर, मुझे उसमें आपकी लीगल इंटरप्रिटेशन चाहिए होगी सर। ध्यान से समझिए सर, मैं कहना चाहता हूं कि आपको फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं दूंगा मैं, आपको आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट नहीं दूंगा मैं, आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट भी नहीं दूंगा। सर यहाँ पर क्या कोई शब्द में फर्क होता है? मुझे बताइए, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्या इन तीन शब्दों में कोई फर्क होता है क्या सर? लीजिंग, रेंटिंग में या हायरिंग में? मुझे प्लीज बताइए, तीनों शब्द में कोई अंतर होता है? लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। चैट बॉक्स इज ओपन सर, प्लीज पार्टिसिपेट करें और मुझे आंसर लिख के दीजिए, क्या इसमें कोई डिफरेंस होता है? यस, क्या होता है सर? अंकित जी आपने ठीक लिखा है, तो बट आज से मैं प्रोस्पेक्टिव मानते हुए उसका क्रेडिट डिनाई कर दूंगा सर, ठीक है? अब तो करूंगा नहीं ना सर, अब नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, एक लिख रहे हैं लीजिंग रेंटिंग इन्वॉल्व्स कमर्शियल एट लीजिंग एंड रेंटिंग इन्वॉल्व्स कमर्शियल एक्टिविटी, हायरिंग ऑन ट्रिप बेसिस। ओके सर, मैं तीनों शब्द पे आपका थोड़ा सा एनलाइटन करना चाह रहा हूँ, गैप। ओके, रेंटिंग कैन बी ऑन मंथली बेसिस, हायरिंग कैन बी ऑन ट्रिप बेसिस। ओके सर, देन लीजिंग, मनीष जी लीजिंग क्या होगा फिर? अच्छा, लीजिंग कैन बी ऑन मच लॉन्गर पीरियड, आई कैन से यू आर सेइंग x years। ओके सर, ध्यान से समझेंगे, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग में क्या फर्क होता है? कहीं ना कहीं आप टाइम पीरियड से इसको बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सबने जूम कार्ड्स का एग्जांपल सुना होगा सर। जूम कार्ड्स, वो आपको गाड़ी दे देते हैं, ठीक है? एक्स अमाउंट सिक्योरिटी के ऊपर गाड़ी की कंडीशन देख के आपको गाड़ी दे देते हैं, जाइए आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चलाइए, ट्रिप पे होके आइए और घूम के आइए और गाड़ी वापस दे दें और सिक्योरिटी वापस ले लें और जो आपने लीजिंग चार्जेस दिए थे वो दे दीजिए। सर लीज अ कार थी ये या रेंट अ कार थी सर? ये सर लीज अ कार था या रेंट अ कार था सर? सर विदाउट ड्राइवर है राहुल जी। ये राहुल जी, ये विदाउट ड्राइवर होती है जूम कार। जब आप गाड़ी लेते हैं, आपको गाड़ी दे देते हैं, चाबी, वीडियो बनाते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं और गाड़ी दे देते हैं सर। इट्स अ सेल्फ ड्रिवन कार। सर इज इट नॉट लीजिंग अ कार? और क्या आप इसको x ईयर्स के लिए लेके जाते हैं सर? आप इसको तो सर कुछ ड्यूरेशन के लिए लेके जाते हैं और वापस दे देते हैं आते ही। सर कहना है इससे कंट्रोलिंग इज अ बिगर फैक्टर
to decide whether is it leasing, renting or hiring. When I say the control lies with you, it is leasing, irrespective of the period. If I say for the motor vehicles, however, in renting or hiring, your control does not exist. Sir, जब मैं Ola Uber करता हूँ, Ola Uber is a rent a cab, is hiring a cab for a day. In that case, you do not actually obtain any control. आप ये नहीं कह सकते ड्राइवर को कि भाई सारी दिन गाड़ी रिवर्स पे ही चलानी होगी तुझे सर. लेकिन लीजिंग अ कार के अंदर ऐसा हो सकता है, आपने जब जूम वाले से गाड़ी ली हो तो क्या पता आप पूरी गाड़ी रिवर्स में चला के ले जाएं. दैट इज योर कंट्रोल सर. आई कैन से लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ये भी सब्स्टिट्यूशन करके ला दिया गया था. पहले सेक्शन 17(5) में सिर्फ रेंट अ कैब होता था. बाद में इनको लगा कि ऐसे केसेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सेक्शन 17(5) नया लाए और उन्होंने कहा लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग व्हाटसोएवर ऑफ द मोटर व्हीकल्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. हाउएवर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया नीचे. उस प्रोवाइजो ने बोला कि आपको इनपुट टैक्स मिल भी सकता है if you are in the business of such thing or you make it a part of a composite or a mixed supply. यानी कि in that case आपको क्रेडिट मिल सकता है. Sir, now I require your legal interpretation in the law. सर यहाँ पर लिखा है सेकंड केस में मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉइज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. सर लास्ट में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया. क्या प्रोवाइजो? Effect of such goods provided that the input tax credit in respect of such goods or services shall be available where it is an obligatory for an employer to provide same to its employee under any law for the time being force. क्या मुझे सारे मेंबर्स जो अटेंड कर रहे हैं सर, अटेंडीज सर, पार्टिसिपेंट्स, क्या मुझे एक चीज में गाइड कर सकते हैं कि ये जो प्रोवाइजो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो क्या पूरे सेक्शन बी पे लगता है, पूरे बी क्लॉज पे लगता है, या सिर्फ थर्ड क्लॉज पे लगता है? आई रिक्वायर योर अटेंशन ऑन दिस. मुझे बताइए क्या ये प्रोवाइजो लास्ट क्लॉज पे लगता है या पूरे क्लॉज पे लगता है सर? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. सर फिर ये वाला जो प्रोवाइजो है ये 1 के नीचे है. सर ध्यान से समझिए सर, ये वाला जो प्रोवाइजो है ये 1 के नीचे है तो ये खाली 1 पे लगता है. ये वाला 3 के नीचे है तो खाली 3 पे क्यों नहीं लगता है, पूरे पे कैसे लग जाता है सर? सर लास्ट या ऑल 3? चलिए मिक्स रिस्पॉन्स अगेन. कुछ लोग कह रहे हैं ऑल 3, कुछ लोग कह रहे हैं 3, मोस्टली लोग कह रहे हैं थर्ड पॉइंट. सर मुझे एक बात बताइए, आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा सर. अब मैं कहता हूं हरियाणा में लेट अस सपोज कंडीशन है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हरियाणा में लेट अस सपोज बाय लॉ एक कंडीशन रखी गई कि 8 बजे के बाद अगर आपका कोई फीमेल एम्प्लॉय घर जाएगी तो यू हैव टू गिव हर अ कैब टू होम ऑन द ऑफिस एक्सपेंसेस. यानी कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 8 बजे के बाद जो कैब में भेजा जाएगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ. हाउएवर आपने ये क्लॉज सिर्फ थर्ड वाले पे लगाया, फर्स्ट वाले पे लगाया ही नहीं, तो इसमें इसका क्रेडिट आप डिनाई करना चाह रहे हैं. या मैं कहूं सर ध्यान से समझिए, मैं एक और केस लेता हूं आपके सामने. मैंने कहा सर एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर का हाथ मशीन में आ जाता है और उसका हाथ डिफॉर्म हो जाता है या थोड़ा सा कट जाता है सर. उस केस में उसकी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी कराना फैक्ट्री एक्ट में कंपलसरी किया गया है सर, और दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी. आप ये कहना चाहते हैं कि थर्ड क्लॉज के प्रोवाइजो में सिर्फ थर्ड क्लॉज पे लगता है तो फर्स्ट क्लॉज पे लगता नहीं है, इसका मतलब अब ये प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग सर. सर जब ये प्रोवाइजो थर्ड वाला ऐड किया गया, इसकी पोजीशनिंग आज भी डिस्प्यूट में है सर. अगर ये खाली थर्ड क्लॉज पे लगता है सर, अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा लॉ आ गया जो एम्प्लॉय को मेंबरशिप ऑफ अ क्लब कंपलसरी करता होगा? सर यहाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना सर, अगर लॉ में कोई चीज कंपलसरी की गई होगी और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा. सर क्या मैं कह सकता हूँ फैक्ट्रीज एक्ट में कभी कहीं लिखा हो कि भाई अगर आपको एम्प्लॉय को फूड एंड बेवरेज देना ही है, अगर इतने से ज्यादा आपके एम्प्लॉइज हैं, तो आप उसका क्रेडिट भी डिनाई कर दोगे सर फिर तो? सर क्यों? क्योंकि प्रोवाइजो तो सिर्फ लास्ट वाले पे लगता है, पूरे पे लगता नहीं.
Sir, personally, as far as my interpretation says, it is applicable to the whole clause B, because sir, as per the recommendation of the GST Council, it had to apply on all clauses, sir. तो personally समझिए, ये proviso सब पे लगेगा. However, sir, you might be correct in your interpretation of law, and there can be a dispute to this, and we can have litigation on this कि भाई ये credit सब पे लगेगा या नहीं लगेगा. Other than this, sir, 17 subsection 5 पूरा का पूरा पुराने जैसा ही रहता है. However, again, मैं last clause पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं बैंक ऑडिट की भी डिस्कशन करनी है सर. Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples, इसका क्रेडिट भी डिनाई किया जाता है सर. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप अपने वर्कर्स को, सर जो आप अपने एम्प्लॉइज को दिवाली पे ड्राई फ्रूट का बॉक्स खरीद कर देते हैं, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? या मैं कहता हूं आप सर्टेनली पेन खरीद के देते हैं, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, यस और नो. Again, I am waiting for the answer, sir. अच्छा, नो नो नो. इमोशन से तो नहीं सोच रहे ना सर? ऐसा तो नहीं कि मैं एम्प्लॉय को, क्यों? क्योंकि सूरत में एक एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां, फ्लैट, पता नहीं सर क्या क्या देता है, तो आप उसके इंटेंशन से तो नहीं सोच रहे? So particularly let me make this thing very clear, sir. Oh my God, जैसे ही मैंने सर वो एग्जांपल लिया, अब यस आने शुरू हो गए सर. सर माइट भी आप ध्यान से सुनिए, लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ध्यान से समझ लीजिए. लोग कहते हैं सर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही तो है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स या किसी से भी, या कोई भी सर रिलाइड ऑफिसर्स या कोई भी सर, मैं किसी को भी, या लेट अस सपोज अपने सप्लायर्स को मैं उठा के सर दिवाली पे गिफ्ट देता हूँ, ऑब्लिगेटरी ऑब्लाइज करने के लिए गिफ्ट देता हूँ, सर क्या उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर ध्यान से समझिए, सेक्शन 17(5) जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने साफ साफ बोला था, इट ओवरराइड्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. उसमें फर्दरेंस हो ना हो उससे कोई मैटर ही नहीं है सर. फर्दरेंस हो ना हो, इट इज इररिलेवेंट. सर मैंने ये कहा कि अगर आपने कोई भी चीज, गुड्स जो हैं वो आपने बाय वे ऑफ गिफ्ट आपने डिस्पोज किए हैं, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. हाउएवर, आप मेरे को फिर से एक चीज बताइए, आप कहना चाहते हैं भाई मैंने ये गुड्स, तो वो गुड्स होते हैं जिसमें मैं ऑपरेशंस काम करता हूं. मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यहाँ जो गुड्स लिखे गए हैं, प्लीज कैन एनीबडी क्लैरिफाई, दीज गुड्स pertain to the goods in which we deal or which any goods we purchase and dispose by way of gift? Is it this goods mentioning the operational items or it cover non-operational items also? जिसका काम धंधा नहीं है मेरा प्रोडक्ट का, क्या वो भी कवर होता है? One person is saying in the traded items. Okay, many people are saying both. Now I elaborate and twist my question again. Is this goods covering capital goods also? क्या मैंने कोई कैपिटल गुड खरीद के अगर फ्री गिफ्ट में दे दिया किसी को, will this section cover that also? कैपिटल गुड कवर है या नहीं सर? प्लीज रिप्लाई करिए. सर अगर कैपिटल गुड्स कवर हैं तो आप कैपिटल गुड्स का भी तो बिजनेस नहीं करते ना सर, आप कैपिटल गुड्स बेचने का भी तो बिजनेस नहीं करते. तो इन दैट केस सर, इफ यू आर गेटिंग एंड हिटिंग दैट पॉइंट, so you must actually accept one thing, sir. Sir, it no any capital goods, sir. सर आप बात समझिए, ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ता हूँ ना सर, अगर वो इनपुट गुड्स लिखा, खाली इनपुट्स लिखा होता तो खाली सर वो ऑपरेशनल आइटम एक सेकंड के लिए सोचा जा सकता था. However, it only says good. Sir, good means any movable item other than money and security under GST. So it cover all kind of goods, sir. Intentionally or unintentionally, it cover capital goods also, sir. So personally, अगर आप इसको देखते हैं तो anything you dispose by way of gift, ITC shall be disallowed because section 16(1) overrides it. तो furtherance और non furtherance भी नहीं देखनी सर मुझे. So personally, I can say credit नहीं मिलेगा, credit reverse होगा. अब 5-10 मिनट सर बैंक ऑडिट पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखना है आपके साथ. सर थोड़ी सी देर एक चीज सुनिए, बैंक ऑडिट चल रहा है, आप कहते हैं जीएसटी में मेरे को क्या क्या देखना होता है. सर ध्यान से देखिए, मैं स्क्रीन पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ.
सर सबसे पहले बैंक ऑडिट रिलेटेड कुछ चीजें लिख रहा हूं इन पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली एंड ओनली आई एम पर्सपेक्ट टेकिंग एंड जीएसटी सर। मैं और एस्पेक्ट्स नहीं लूंगा सर, मैं खाली जीएसटी के एस्पेक्ट में कहूंगा सर। आपको ध्यान क्या रखना है उन चीजों को सुन लीजिए। जब बैंक ऑडिट की बात होती है तो बैंक ऑडिट में सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि जीएसटी हो या जीएसटी ऑडिट हो या कोई भी सर्टिफिकेशन हो, मैं सर सारी कंप्लायंसेस की बात कर रहा हूं। आज इंस्टीट्यूट, रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट हैड मेड यूडिन कंपल्सरी। यूडिन की डेट वापस 15 दिन हो चुकी है, सबसे पहले याद कर लीजिए। तो यूडिन का ध्यान रखेंगे हमेशा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस इशू करी इन द कोर्स ऑफ जीएसटी ऑडिट और इन द कोर्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, या कहीं पर भी कोई आपने इशुएंस करी है उस पे यूडिन होना चाहिए और 15 दिन की लिमिट वापस कर दी गई है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एस्पेक्ट ओनली एंड ओनली पर्टेनिंग टू जीएसटी, सर बैंक्स के केस में देयर कैन बी अ इशू ऑफ सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। Section 17 subsection 4. Section 17 subsection 4 makes it very clear for you that a bank, financial institution or NBFC are allowed to avail only 50% of credit. सर क्रेडिट कौन सा? एलिजिबल क्रेडिट, वहां पर लिखा है 50% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के अंदर लिखा गया है आपके लिए। सर ये क्या बोलता है? ये कहता है कि आप either you have an option to comply with the sections 42 or 43 or you can avail an amount equal to 50% of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input service. सर यहाँ पर या तो आप 50% ले लोगे या आप 100% लेकर you have to do rule 42 और 43 के हिसाब से रिवर्सल्स। यानी कि आपके पास दो चीजें होती हैं। सर अब मैं कह रहा हूं ये चीज हम सबको पता होती है सर, लॉजिकली अब मैं इसका थोड़ा सा लिटरली डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूं 2 मिनट। ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पेन पॉइंट होता है मेरे लिए बैंक ऑडिट के केस में। सर यहाँ पर क्या होता है, ये 3 भागों में बटा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा 50%। सर ये होता है इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। सर जब मैं इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि सर आप ध्यान से समझिए, मैंने बोला कि भाई आप 50% इनपुट ले सकते हो, 50% छोड़ना होगा। सर फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या बोला, आप अवेल तो 100% करोगे, then you will reverse through 42 43. However in the second portion I am saying you will only avail 50%. यहां पर कोई रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर आप अवेल ही 50% करोगे, रिवर्सल तो बात ही नहीं आती। जब मैं यहाँ की ये बात करता हूं आपसे तो एक बात आती है, लेट अस सपोज इनपुट्स के अंदर 1 लाख रुपए का आईटीसी था, इनपुट सर्विस में 2 लाख रुपए का आईटीसी था और कैपिटल गुड्स में 5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट था। आपको एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 आप कितना क्रेडिट अवेल करोगे? यू विल अवेल ओनली द क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 इन दिस केस, 1 लाख इन दिस केस एंड 2.5 लाख इन कैपिटल गुड्स के केस में। सर जब मैंने ये बोला आपको कि यहाँ पर ये क्रेडिट्स अवेल होंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो बैलेंस क्रेडिट होगा, बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, उसका क्या किया जाएगा? सर ये जो 50,000 इनपुट का क्रेडिट होगा जो बचा होगा बैलेंस, ये सर कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि इट विल बी ओपेक्स एक्सपेंस सर, ऑपरेशनल एक्सपेंस। सिमिलर क्राइटेरिया हैज टू बी डन फॉर द इनपुट सर्विस आल्सो। बट सर कैपिटल गुड्स में एक चीज की अलग थोड़ी सी बात आती है सर, कैपिटल गुड्स के केस में इट शैल बी एडेड टू द एसेट्स प्राइस। सर ये कैपिटल गुड्स की वैल्यू बढ़ा देगा सर, and you can claim depreciation on this 50%. Now my particular pain point is people tend to forget this 50%, या वो क्या कहते हैं कि भाई सर प्रैक्टिकली समझिए, ऑन ग्राउंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ तो 50% डेप्रिसिएशन देगा या इनपुट देगा। सर आप ये नहीं कह सकते कि 100% इनपुट ले लिया होगा और यहाँ 100% डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दी होगी। सर पर्टिकुलरली इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस 50%, बट आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट, यू विल बी अलाउड दिस 50% एज डेप्रिसिएशन सर, ठीक है? तो ये चीज आप चेक करते रहेंगे साइड बाय साइड। पर्टिकुलरली आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है सर, बैंक ऑडिट के पॉइंट से, बैंक ऑडिट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 का क्लॉज ए। सर ये क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर आपका कोई अकाउंट होल्डर है और वो इंटरनेशनल है, यानी कि बाहर का कोई है,
इंटरनेशनल है, बाहर का अकाउंट होल्डर है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि आपने जहां बैंक सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी कि इन केसेस में आपको क्या चार्ज करवाना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इट इन दिस केस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रे एरिया ऑफ बैंक ऑडिट इज, सर समवेयर आई वांट टू डिस्कस वन पॉइंट कॉल्ड, सर बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं सर, एक ही पैन के अंदर ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में। लेट अस सपोज स्टेट ए से स्टेट बी में आपका कोई कैपिटल एसेट्स मूव करने हैं सर, लेट अस सपोज कंप्यूटर्स मूव कर रहे हैं सर, कैपिटल एसेट मूव कर रहा है, आई एम राइटिंग अबाउट कैपिटल एसेट्स, आई एम कंसर्न अबाउट कैपिटल एसेट्स हियर राइट नाउ। सर मुझे बताइए वो कैपिटल एसेट्स यहाँ पर 10 लाख रुपए के हैं, उस पे जीएसटी बनता है 1,80,000 रुपए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या 1,80,000 रुपए ए को देना पड़ेगा और बी को उसका आईटीसी मिल जाएगा, यस और नो? या मैं कहूं सर स्टेट ए से स्टेट बी में जब ये माल जा रहा था, ये जब कैपिटल एसेट मूव कर रहा था, तो इसकी मार्केट वैल्यू, आज मैं देख रहा था इसकी मार्केट वैल्यू गुड्स की है 12 लाख रुपए। सर क्या ये कमेंट किया जा सकता है कि इट हैज टू बी ट्रीटेड एट ओपन मार्केट वैल्यू? क्या ये ओएमवी पे ही मूव करने चाहिए या ये 10 लाख पे भी मूव कर सकते हैं? सर यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा आपके लिए एक रूल वैल्यूएशन का, रूल 28। सर रूल 28 वैल्यूएशन का कहता है, और इसका प्रोवाइजो नंबर 2, सेकंड प्रोवाइजो कहता है, व्हेन अ पैन इज सेम and any asset or any supply is made between the entities, the valuation, the open market value shall be the tax value, tax invoice value whatsoever they may be deciding. However सर यहाँ पर सबसे बड़ा कैच और जो डिस्प्यूट होता है ना सर, वो बैंकिंग के केस में ये होता है, वो कहता है रिसिपिएंट शुड बी अलाउड टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये प्रोवाइजो कहता है रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। सर यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है, सर यहाँ पर 100% क्रेडिट तो नहीं मिलता बैंक्स को, सर 50% ले रहा है वो 17.4 के हिसाब से, या सर वो क्रेडिट ही ना ले रहा हो, या सर ऐसा भी हो सकता है कि वो 42-43 का रिवर्सल कर रहा हूं। सर इस केस में पर्टिकुलरली मैं ये मान के चलता हूं सर, मेरे को लगता है कि जब ये डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपको ये चीज देखी जाती है कि एट फर्स्ट प्लेस द रिसिपिएंट इज अलाउड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट और नॉट, और इज इट मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई और नॉट। सर आइडियली जब आप 100% दे रहे हैं और बाद में जाके 50% का रिवर्सल कर रहे हैं, तो नोवेयर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, आप इस रूल को लगा पाएंगे सर, एज फार एज माय इंटरप्रिटेशन सेज। सर लास्ट चीज जो मुझे इसमें आपसे डिस्कस करनी है, वो करनी है सर आपके साथ आरसीएम के। सर बैंक्स में आपको चेक करना होगा एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। सर आपको एक नोटिफिकेशन लिखवा रहा हूं, नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 डेटेड 31 दिसंबर 2018। नोटिफिकेशन नोट करिए 29/2019 or 2018 dated 31st December 2018. It very clearly says that from 1st January 2019 onwards there will be a RCM on security services provided to any body corporate. सर यहाँ पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या आता है, वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आरसीएम लग जाएगा सर, तो आपको ये देखना होगा कहीं बैंक्स सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे होते हैं बहुत ज्यादा, उस केस में उन्होंने आरसीएम लगाया है या नहीं लगाया। अगेन आई वांट टू नॉट डिस्कस इट थ्योरेटिकली, मैं आपके साथ एक चीज प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूं। आप कहते हो यार किसी ने आरसीएम नहीं भी जमा किया तो क्या होगा सर? सर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, वो आज आरसीएम डिपॉजिट कर देगा और आज ही आरसीएम का इनपुट ले लेगा सर, एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग सेज। यहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ा पेन एरिया आएगा सर इस पे इंटरेस्ट एट द रेट 18%। ध्यान से समझिए सर, आज मैंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा था आपके साथ। मैंने क्या बोला था सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब मिलता है सर? 16(2)(c) के हिसाब से तब मिलता है जब उसका कैश में डिपॉजिशन हो गया हो या क्रेडिट से डिपॉजिशन हो गया हो गवर्नमेंट को। सर जब आरसीएम कभी डिपॉजिट ही नहीं हुआ, सर ध्यान से समझिए, जब आरसीएम कभी डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बना ही नहीं था। तो जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बना ही नहीं था तो मेरे को ये कहां से बात आ गई कि वो इनपुट आज मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर whenever I pay the RCM, I must be allowed to take the credit. However, interest at the rate 18% must be liable for that case, sir. इसकी सर मेरी जो सब्सटेंशिएट की जाती है बात, जो मैंने आपको बोली
ये सब्सटेंशिएट की जाती है 3 जुलाई 2019 की प्रेस रिलीज आई थी एक एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, उसका पॉइंट नंबर जी है, उसमें भी ये चीज मेंशन की गई थी कि आरसीएम जब डिपॉजिट होगा तभी तो वो क्रेडिट बनेगा, तो इसका मतलब तभी वो क्रेडिट मिल जाना चाहिए। सो पर्टिकुलरली आपको आरसीएम के केसेस बैंक्स के केस में चेक करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि बैंक्स इस केस में गलती कर जाता है मोस्टली। The second thing I want to discuss, which will be the last point for the banks, is the input service distributor. ऐसा हो सकता है हेड ऑफिस बैंक जो होता है वो कोई ऐसी सर्विस प्रोक्योर कर रहा हो जो ब्रांचेस के केस में उसको ट्रांसफर करनी हो। सर यहाँ पर ध्यान दे लें, प्लीज पर्टिकुलर ध्यान दे लें, इट हैज टू बी डेल्ट इन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सर टर्नओवर के रेशियो में ट्रांसफर होता है, तो ये टर्नओवर के रेशियो में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलरली मुझे चेक करना होगा। हाउएवर देयर कैन बी सर्टेन केसेस जहां बैंक्स ने आईएसडी का रूट ना लेते हुए क्रॉस चार्जिंग का रूट लिया हो। सर क्रॉस चार्ज किया हो, यानी कि बैंक ने कहा हो मैं आईएसडी की रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, मैं क्रॉस चार्ज करूंगा। क्रॉस चार्ज क्या होता है? इधर से बिल रेज किया, उधर इनपुट मिल गया। सर इस केस में कोई टर्नओवर रेशियो नहीं होता, वो किसी भी रेशियो में की जा सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं होती एज सच। सर यहाँ पर मेरा आपके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की मोडालिटीज और साथ ही साथ बैंक ऑडिट से रिलेटेड अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पोजीशंस, प्रपोजिशंस और प्रोविजंस डिस्कस हो जाते हैं। सर आपके साथ मेरे को अगर अब धर्म सिंह जी अलाउज तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन खोलना चाहूंगा। सर इफ एनीबडी हैव क्वेश्चंस दे कैन पुट इट इन क्वेश्चन आंसर बॉक्स एंड वी कैन हैव अ चैट ऑन दिस। ले लीजिए नवे जी। क्या सर ले सकते हैं सर? हाँ, टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर का टाइम हो गया हमारा। यस सर। सो आई होप सबसे पहले तो इफ बिफोर द पार्टिसिपेंट स्टार्ट्स लीविंग, धर्म सिंह जी कैन आई शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर? शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है सर। तो धर्म सिंह जी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे अभी। सो इफ एनीबडी अभी कर देता हूँ, चैट में कर देता हूँ। मैं लिख दूं सर? मैं लिख देता हूँ सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्या है आप ध्यान से समझिए। इफ एनीवेयर एनकाउंटर एनी क्वेरीज यू कैन टेंड टू गेट इन टच विद मी। अगर मैं कहीं पे क्वेरी सॉल्व कर सकूं जीएसटी की, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हाउएवर सर अगर कोई चीज आज छूट गई हो या कोई चीज रह गई हो, यू कैन पर्टिकुलरली गेट इन टच और आप उसकी क्लैरिफिकेशन कर सकते हो सर। हाउएवर आई ट्राइड कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ कवर कर पाऊं। ठीक है, क्वेरी आ गई सर पहली। Can you briefly explain any major recent change in taking the credit in case of input tax or in case of export of goods? Sir, export of goods के केस में मैं आपको बता देता हूँ। All bank required GST audit. अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। Can you briefly explain any major recent change in taking the credit in case of export of goods? Let me clarify, sir. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में इनपुट से रिलेटेड कंडीशन कोई चेंज नहीं हुई है। हाउएवर टर्नओवर के केस में कंडीशन चेंज की गई है कि उसको टर्नओवर को 1.5 गुना रोका गया है। ठीक है, 1.5 टाइम्स पे रोक दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ डोमेस्टिकली सप्लाई माना जाता है उसको 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई को। डोमेस्टिकली रेट जो उसका होगा उसके हिसाब से उसको कैप किया गया है, रोका गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ अप दे देता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे होते हैं तो आपको इनपुट्स के अंदर खाली इनपुट का रिफंड मिलता है, कैपिटल गुड्स का रिफंड और इनपुट कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाता है। However, if you are making the refund application for inverted duty structure, you are not allowed the refund of input service and capital goods both. यानी कि मैं फिर से बोल दूं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। However, you are allowed the refund of everything. What is the input rules in case of tax and penalty deposited under section 129 vehicle details? Sir, input rules की अगर बात करूं तो 17.5 एक बार आपके सामने फिर से खोल देता हूं। 17.5 is very clear about this केस कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा सर उस चीज का, टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद दी सेक्शन 129 और 130। तो सर आपका क्रेडिट यहाँ पर डिनाई हो जाएगा, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। डोंट वरी, क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा ये वाला, ये एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड है लॉ में। सर कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेरीज प्लीज? इफ यू कैन आस्क इट इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स, आई एम वेरी मच अवेलेबल। आप लिख सकते हैं सर क्वेरी। I believe ऐसा ना हुआ हो कि सेशन बोरिंग हुआ हो। I tried to make it very interactive. I tried to make it very two-way communication wise, and I tried कि मैं important aspects जितना positive of time में cover कर सकूं, I tried to cover them. However, there might be certain things which might have been left or you might encounter when you actually leave the session.
तो आप प्लीज लॉ को एक बार पढ़ें, एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट आप खुद भी एक बार रिवाइज और रिविजिट करें सर जितना पढ़ा है। I believe Dharm Singh ji, there are no further questions. Participants, if there are any question, please put on question, answer and chat box. Hello. Yes, sir. And it will we will wait for 2 minutes. After then we close the session, sir. Whether all bank required GST audit during the bank statutory order, another GST are required to do GST. Sir, GST audit is a separate assignment and you have to particularly get a GST auditor hired separately. Banks ने इसके empanelments कराई थी, banks ने निकाले थे सर इसके भी empanelments for 2-3 years or might be 1 year. But the statutory auditor is not the GST auditor; they are both the separate. Sir. In cases your turnover exceeds 2 crore जो कि बैंक की होती है, तो GST auditor has to be appointed, sir. नव्या जी, एक Yes, क्वेश्चन है। Yes, जैसे हमें यूडीआईएन जनरेट करना होता है 15 दिन के अंदर, yes, sir. अगर हम जनरेट नहीं कर पाए 15 दिन में, तो हमें क्या करना होगा? सर ये अब बात इसका एक मुझे समझिए। आइडिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस सर, बताइए सर। एक्चुअली क्या, मीटिंग में बैठा हुआ था पीडीसी कमेटी के साथ में, तो वहाँ पे हाँ जी। क्वेश्चन हम लोगों ने रेज किया था। हाँ जी। उन्होंने कहा था कि आप जनरेट करना भूल गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आज की डेट में जनरेट कर दीजिए और नीचे रिमार्क्स में लिख दीजिए ये सर्टिफिकेट हमने इस डेट में इशू किया था। सर उसमें क्या होता है, वो मैक्सिमम 15 दिन से पहले जाने नहीं देता हमें पीछे, तो नहीं पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट में आज की डेट में हम उसमें डालेंगे, वो डेट आज की डालेंगे, उसमें हम रिमार्क्स में मेंशन कर देंगे ये सर्टिफिकेट हमने इस डेट में इशू किया था, बाय मिस्टेक हमने इस टाइम जनरेट नहीं किया। सर देखिए वो तो क्या है, हमारी पेरेंट बॉडी इंस्टीट्यूट अगर हमें इस चीज के लिए माफ कर दे वो बड़ी बात है सर हमारे लिए, मैं ये मान के चलता हूँ। माइट भी हमारे हिसाब से नॉन कंप्लायंसेस तो हैं सर, ठीक है, हाँ उसको अगर हम ये भी अवॉइड कर करने देते के हैं वो लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर देखिए कुछ जगह पे मैंने कहीं ना कहीं तो रिपोर्टिंग कर दी। हाउएवर सर कितनी बार ऐसा होता है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बैंक सर्टिफिकेट्स देते हैं या कहीं पे सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन देते हैं और उसमें यूडिन लिखते हैं ना सर, तो मेरे पास कितनी बार ऐसा होता है कि वो यूडिन वेरीफाई भी करता है बैंक। तो क्या होता है उस केस में सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशुएंस क्या होगा, देखो सर मोडालिटी ऐसी है पोर्टल की, हम उस पर लिखते हैं क्या, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, वो हम 15 दिन से पीछे लिख नहीं पाएंगे, हम 15 दिन के लिखेंगे सर, नहीं लिख सकते सर, वो हम रिमार्क्स में लिख देंगे ना, रिमार्क्स में लिख देंगे हम इस डेट को इशू किया है। हाँ सर अब आप बात समझो, एक तरफ मैं लिखूंगा सर्टिफिकेट डेट आज की और फिर रिमार्क्स में लिखूंगा नहीं ये आज से 10 दिन पहले की थी, वो तो टेक्निकल इशू हो गया ना, वो तो इशू टेक्निकल हो गया कि 15 दिन पहले जाएगा नहीं वो। सर टेक्निकल नहीं है सर, वो लीगल है सर इशू, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ सर, लेकिन हाँ कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो कर दिया जाए, कुछ कर देना। हाँ तो कहीं ना कहीं वो तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारी पेरेंट बॉडी अगर हमें इसके लिए एक्सक्यूज कर दे वो सर उनकी चॉइस है, दे कैन टेक एक्शन, दे माइट नॉट टेक एक्शन, ऐसा हो सकता है, बट यस हम अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आप हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, आपने बिल्कुल एक चीज सही एड्रेस करी कि हम उसके लिए कहीं ना कहीं रिमार्क्स में लिख दें और फिर यूज कर लें, तो फॉर नाउ एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, हाँ मतलब बिल्कुल ही नॉन कंप्लाइंस से अच्छा है पार्शियल कंप्लाइंस। नवेश जी अभी एक विकास आनंद जी हमारे इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो विकास जी से रिक्वेस्ट है कि वो अभी अपना एक फीडबैक भी दे रहे हैं, हमारे सेमिनार के साथ पैनलिस्ट हैं सर एक मिनट सर Q&A में एक दो क्वेश्चन है बस वो आंसर कर देता हूँ सर एक बार, ठीक है सर, if 100% tax availed, however only 50% utilized in case of banks, then will it suffice to reverse or there will any other procedure? चंचल जी ध्यान से सुनिए, अगर 100% अवेल कर लिया है, however आप कहना चाहते हैं मैंने 17/4 को यूज करते हुए सिर्फ 50% ही अवेल करना था, तो as far as my understanding says you cannot avail that 50%, you must have to reverse that 50%. Yes, you can reverse it through 9 also sir or 9C, but that is your choice. However keep in mind sir, आप इस साल का ऑडिट करने जा रहे हैं, इस साल की एनुअल रिटर्न और 9C अभी खुली नहीं है, तो एक साल का इंटरेस्ट आप बियर करने को अगर तैयार हैं तो वो आपकी चॉइस है। However, if you ask me, I will do the reversal through 3B of the current month
और मैं इंटरेस्ट की नॉन कंप्लायंसेस रोक दूंगा सर यहाँ पर, ठीक है। Also do we need to pay? Yes, हो गया डिस्कस, एड्रेस हो गया। Can you provide me any feedback on export of goods sold with ICE bus shipping bill manually generated? सर शिपिंग बिल अगर मैनुअली भी जनरेट हुआ तो वाइस गेट पे वहां ना कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, आप अपने इस वाले में एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर दो और उसको वहीं पे ट्रांसमिट करा दो। और अगर आप कहते हैं कि वहां नहीं दिख रहा तो आप इसको एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाकर सर उस केस में आप उसका रिफंड मैनुअली क्लेम कर लीजिए सर, ठीक है। रिफंड मनीष जी कह रहे हैं नॉट रिसीव्ड इन दिस केस। सर कौन सा रिफंड अप्लाई किया है सर? आप उस केस में उसकी ग्रीवियंस रेस करके अगर वो रिजेक्ट कर दे तो बेटर है, नहीं करेगा तो फिर आप उसका सर उससे पूछिए, स्टेटस लीजिए, नहीं करता तो उस केस में आप उसकी अपील उसके आगे फाइल करेंगे अगर वो रिजेक्शन कर देता है तो। लास्टली और कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, आई बिलीव सारे क्वेश्चन हो गए सर। यस विकास जी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं आप कैसे? सर बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन था कि सेंट्रल ऑडिटर को भी क्या रिक्वायर्ड है जीएसटी के ऊपर ओपिनियन देना? सर क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पोजीशन ये होती है कि मेरे को कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को चेक करना होता है। मेरे को कहीं कहीं ब्लंटली दिख रहा होता है ऑन द प्राइम ऑफ फेसी फैक्ट कि भाई इसने रिटर्नें लेट की हैं और इसका इंटरेस्ट बन सकता था सर ऑन नेट बेसिस या क्रेडिट कैश बेसिस, वो अलग चीज है, ग्रॉस है या नेट है। मैं कह रहा हूँ सर मुझे दिख रहा है कि इसकी नॉन कंप्लायंस है और मैंने लिखा नहीं। सर क्या होता है, मैं ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता हूँ। आई कैन नॉट गो इनटू 100% इन्वेस्टिगेशन, देन इट वुड हैव बीन अ फॉरेंसिक असाइनमेंट। व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ ऑडिट असाइनमेंट, आई हैव टू डू इट बाय द ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड एसए सेज मेरे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट क्या कहते हैं सर? मैटेरियलिटी सबसे पहली बात, सैम्पलिंग दूसरी बात, और सर तीसरी बात अपनी जस्टिफिकेशन ऑफ आर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज सर। उसके अंदर अगर मैंने सैम्पलिंग मैटेरियलिटी देखते हुए सब सही किया और मेरी फाइल्स ठीक है और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस उसमें जितनी दिख रही थी वो सब सही है, तो सर मैं मानता हूँ विकास जी उस पर कमेंट मुझे जो दिख रहा है उस पर करना चाहिए सर। जी 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 चलिए थैंक्स जी। बहुत अच्छा लगा आपका डेलिब्रेशन, बहुत अच्छा था आज का जीएसटी पे, हम लोगों को बहुत जानकारी मिला और सभी को भी थैंक्स अगेन। ठीक है सर। रमसेन जी आप क्लोज कीजिए। म्यूट करो धर्म, आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ अंकित समानी जी हैं किशनगढ़ राजस्थान से। तो सर से क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, सीए और टीम में जुड़े हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर एक आपकी इंट्रोडक्शन प्लस आपका जो हमारे सेमिनार के लिए कोई व्यू है तो जरूर दीजिए सर। नहीं सर, माय प्लेजर सर। सर सेमिनार ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सर। शुरुआत में मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग इशू था तो आई कुड नॉट कनेक्ट टाइमली। मैं सर 16 सबसेक्शन 4 जब चल रहा था जब आई कुड कनेक्ट, मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता सर। ओवरऑल सर प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था सर। एक आध जगह बस जैसे एक आध जगह थी सर जहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता था, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीएम के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है। दिस इज डेफिनेटली अ डिस्प्यूटेड पॉइंट, आई वुड डेफिनेटली एग्री। मल्होत्रा साहब हो सकता है कोई डिफरेंट व्यू रखते हो, बाकी कई सारे लोगों का ये व्यू है कि आरसीएम के केस के अंदर सर 31 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जब मैं सेल्फ इनवॉइसिंग करता हूँ तो मेरी एलिजिबिलिटी ही तब आएगी या मेरी पेमेंट करने की लायबिलिटी ही तब आएगी जब मैं 31 सबसेक्शन 3 के अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग करूंगा। तो अगर मैंने आरसीएम के ऊपर लायबिलिटी नहीं चुकाई है तो मैं डेफिनेटली मैंने उसका आरसीएम भरा ही नहीं होगा तो मेरी क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी नहीं बनती। ऐसा कुछ लोगों का व्यू है सर। फिर भी देयर कैन बी डिफरेंट व्यू। और आइडियल अप्रोच डिपार्टमेंट के साइड से तो सर अप्रोच यही है कि इंटरेस्ट डिपार्टमेंट डेफिनेटली मानेगा। ओवरऑल डेलिब्रेशन वाज रियली वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सीए एमके समानी। इट इज आवर प्लेजर। सोमानी जी आपका वेलकम है सीए और में। विकास जी का भी वेलकम है, विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सारी सीए और टीम और ये हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो भी पार्ट ऑफ द आवर प्रोफेशन। तो सीए और का ही पार्ट है, हम तो यही मानते हैं सारे अपना ही पार्ट है। तो इसके साथ साथ बहुत अच्छा डेलिब्रेशन जो नवे जी ने दिया है, तो नवे जी के साथ तो मेरा दिल का अटैचमेंट है। जब भी मेरे को कोई याद आती है तो नवे जी को बुला लेता हूँ। नहीं सर, माय प्लेजर। इस लॉकडाउन के अंदर आपने थोड़ा सा हमारे लिए भी टाइम निकाला, तो रियल दिल से थैंक्स करता हूँ मैं। थैंक यू सर, ऑलवेज। अमरनाथ जी हैं तो वो हमारे साथ, आपको पता कोर टीम के हैं, थोड़ा सा फीडबैक दें। यस सर।
ये अमरनाथ जी प्लीज। On behalf of Aura team, I would like to thank नवे मल्होत्रा जी, आपने अपना टाइम निकाला और इतना अच्छा डेलिब्रेशन दिया सर ऑन अ वेरी हॉट टॉपिक, जो कि हर बार एक डिस्प्यूटेड टॉपिक रहता है, सबसे ज्यादा इसमें डिफ्यूजन भी रहते हैं। Thank you very much sir for giving your valuable time and thank to all the participants। ये बहुत लाइवली सेशन रहा सर, पूरे सेशन में हमारे क्वेश्चन आंसर्स चलते रहे, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा कम भी रहे, लेकिन अदरवाइज भी पूरे सेशन में से so many questions participants have asked and Nave sir has promptly replied to all the queries। Once again on behalf of Aura team, I thank to all the participants, all the members, thank you very much sir, and be together with us in our endeavor for CA profession। Thank you very much sir। Always sir, always। Thank you Single sir, thank you Dharm Singh ji, thank you Amarnath ji, विकास जी, अंकित जी, ऑल द बेस्ट। नवे जी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं प्रवीण कुमार सिंघल जी को इनवाइट करता हूँ। हाँ जी सर। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो आगे सीरीज चलती रहेगी, तो अभी 1 तारीख को हम फिर सेमिनार कर रहे हैं, 6 से 8 का टाइम रहेगा इवनिंग को। तो वो फैमिली वैल्यू को लेके कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हमें एक चीज सीखने को मिली है, वो फैमिली वैल्यू है। तो उसके ऊपर हमने कोई टॉपिक, हमारे दोस्त हैं गुड़गांव से हैं CA उमेश वर्मा जी, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, कैसे हम अपने लाइफ के अंदर स्ट्रेटेजी बनाए, बिजनेस के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। तो हमारे बहुत ही BHL से एक्स ED रिटायर्ड हैं CA बाबूलाल जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मंडे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अब मैं CA प्रवीण कुमार सिंघल जी को बोलूँगी एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए, प्लीज हमारे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रवीण जी को इन्वाइट करो। थैंक यू धर्म सिंह जी। नवे जी का जो आज का सेशन रहा वो काफी अच्छा रहा। सरल शब्दों में उन्होंने इनपुट के बारे में काफी अच्छा समझाया है। मैं GST की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी काफी कुछ समझ में आ गया कैसे कैसे इनपुट लेना है। और RCM को भी अच्छा बताया इन्होंने। और अंकित जी ने कहा कि हाँ डिस्प्यूट पॉइंट है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं होगा, मैं इस बात से एग्री हूँ, ये डिस्प्यूट पॉइंट है। और उम्मीद करेंगे हम आगे भी ऐसे सेशन हमारे चलते रहेंगे, और नव्या जी और समारी जी इसमें रेगुलर बेसिस पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवे जी, थैंक यू विकास जी, थैंक यू अंकित जी, थैंक यू अमरनाथ जी, थैंक यू BK सिंघल जी, थैंक यू सर। Thank you sir, thank you।